चलिए अब पढ़ते हैं डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल था सुदामा, नहीं सुलामा, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। और ये तीनों के तीनों डाइसैकेराइड्स किससे मिलके बनते हैं? मोनोसैकेराइड। ऐसे करके मोनोसैकेराइड्स से मिल के बनता है डाइसैकेराइड, और इनके बीच में जो बॉन्ड होती है उसको हम कह देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम पढ़ेंगे सुक्रोज। सुक्रोज कि जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये ग्लूकोज भी देता है और फ्रक्टोज भी देता है। और हमने अभी पीछे पढ़ा था कि यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो जाता है, मतलब कि सुक्रोज पॉजिटिव है और सबको पता है अब ग्लूकोज पॉजिटिव है, मतलब लाइट को राइट में रोटेट करता है। और फ्रक्टोज नेगेटिव, मतलब कि लाइट को लेफ्ट में रोटेट करता है। और वो बहनों वाली कहानी से हमें याद है कि भले एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है, मतलब मोलर रेशियो 1:1 है कि अगर 10 ग्लूकोज बने तो 10 फ्रक्टोज, एक पे एक। फिर भी फ्रक्टोज ज्यादा नेगेटिव है तो इसकी पावर हो जाती है ज्यादा, एंड ओवरऑल सोल्यूशन जो कभी पॉजिटिव हुआ करता था इन बच्चियों के पैदा होने के बाद कैसा हो गया? नेगेटिव। तो चलिए अब इसे करते हैं। तो आप ऐसे एक ग्लूकोज लोगे, एक बीटा डी फ्रक्टोज लोगे और इनके बीच से ऐसे करके पानी निकाल दोगे। पानी निकालने के बाद जो ये ओ ब्रिज वाला बॉन्ड बनेगा ये हो गया हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। डन सुक्रोज। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं ऐसा कह सकती थी लेकिन कहूंगी नहीं, क्योंकि रियलिटी ये है कि पढ़ते वक्त तो आप हाँ हाँ कर दोगे, जब आप खुद बनाओगे तो बीटा डी फ्रक्टोज आपका कभी ऐसे दिखेगा ही नहीं। रादर आपका बीटा डी फ्रक्टोज कुछ ऐसा आएगा और फिर आप सोचोगे कि ये वाला फ्रक्टोज और ये वाला तो सेम ही नहीं है। तो फिर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे और सोचोगे कि ठीक है, सुक्रोज में C1 और C2 के बीच बॉन्डिंग होती है, तो 2 यहाँ पे आ रहा है, 5 यहाँ पे आ रहा है, तो जरूर हमने कंपाउंड को फ्लिप कर दिया होगा। जब आप फ्लिप करके बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, और ये भी सही स्ट्रक्चर नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है मैं बताती हूँ। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि किसी ने मुझे ये नहीं सिखाया था, मैं खुद इसको ढूंढ ढूंढ के समझा था मैंने ये चीज। इसको ऐसे रटना नहीं चाहती थी और मैं नहीं चाहती थी कि आप भी इसको ऐसे रटे, तो मैं थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ, बस 1 मिनट फालतू लगेगा। सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। हमको ये पता है कि फ्रक्टोज ऐसे बनता है फिशर फॉर्म में, फिर हम इसकी ऐसे करके साइकिल बना लेते हैं, साइकिल के बाद हम इसका ऐसे अल्फा बना लेते हैं। जो लेफ्ट है वो ऊपर जाता है, जो राइट होता है वो नीचे आता है। आती है बात समझ में? अल्फा से बीटा बनाने के लिए एनोमेरिक कार्बन को आप क्या कर देते हो? स्विच कर देते हो, है ना। OH जैसे यहाँ पे नीचे है तो बीटा में OH क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। अगर आप फ्लिप करोगे, कंपाउंड को ऐसे पलट के बनाओगे तो ये आएगा, ये गलत है। यहाँ फ्लिप नहीं हो रहा, फ्लिप करने से आप कंपाउंड चेंज कर दोगे। हम कंपाउंड चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपना नजरिया देखने का तरीका बदल सकते हैं। नजरिया बदलने से मतलब है कि अब मैं इसे दूसरी तरफ से देखूंगी, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि पहली चीज कार्बन नंबर 1 जो नीचे यहां पर है वो यहां दिखाई देगा। मतलब जैसे कार्बन नंबर 2 से शुरुआत यहां से हो रही है, आपकी शुरुआत अब यहां से होगी, और कार्बन नंबर 1 नीचे की जगह ऊपर से दिखने लगेगा। नजरिया बदलते ही ऐसा कैसे हुआ कि इंसान के हाथ नीचे और पैर ऊपर दिखने लगे? हम इसे इंसान से कंपेयर नहीं करेंगे। ये रिंग है, रिंग एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। प्लेन मतलब 2D में होता है, जैसे ये एक प्लेन है ऐसे, है ना, रिंग ऐसे। अब सोचो मैंने ये L लिखा है, क्या ये L है। अब देखना मैं कुछ नहीं करूंगी, पेन मैंने साइड में रख दिया, ठीक है, मैं कुछ नहीं करने वाली, L ऐसे लिखा है। अब मैं जरा अपना पेपर पलटती हूँ, तो क्या ये L लग रहा है आपको? ये कुछ L से ऑपोजिट सा नहीं लग रहा है? तो ये होता है जब आप देखने का नजरिया बदलते हो। अगर यहां से देखोगे तो L लगेगा, यहां से देखोगे तो ये L उल्टा लग रहा है। तो आपको क्या करना है? पहली चीज, आपका कार्बन नंबर 2 जो यहां आ रहा था वो यहां आएगा, एंड इसमें OH ऊपर, CH2 नीचे, यहां पर CH2 ऊपर हो जाएगा और OH नीचे। ऐसे ही थर्ड वाले में भी OH ऊपर है और H नीचे है, यहाँ पे H ऊपर होगा और OH नीचे। इनको ऐसे फ्लिप करके बनाएंगे, अब ये सही स्ट्रक्चर आएगा। अब आप इसे ऐसे बनाइएगा और फिर आप वाटर निकालिएगा और आपका सुक्रोज रेडी हो जाएगा। सिर्फ सुक्रोज में ये प्रॉब्लम आती है, बाकी के 2 में नहीं आएगी। और रीजन ये है कि सुक्रोज में C1 और C2 के बीच में लिंकेज है, और इसके पीछे भी एक रीजन है। आपको बाकी हर जगह पे C1 C4 लिंकेज मिलेगा, C1 C2 सिर्फ इसमें मिलेगा सुक्रोज में। मैं पूरे चैप्टर तक का मामला सेट कर रही हूँ। बहुत कंफ्यूज होता है किस में C1 याद करें, किस में C2 याद करें। मैं कह रही हूं ना, सिर्फ सुक्रोज में C1 C2 है। और सिर्फ सुक्रोज में ही क्यों है? क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो सुक्रोज है वो कैसा है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसा शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये किसी को रिड्यूस नहीं करता। रिड्यूस क्यों नहीं करता? क्योंकि बहुत बिजी है ना लाइफ में। जो लोग बिजी होते हैं, काम करते हैं, उन्हें नहीं वक्त मिलता दूसरों की बुराई करने का, उनका रिडक्शन करने का। ये बिजी है। इसके जो दोनों मेन ग्रुप थे उनको मैंने क्या कर दिया? बॉन्डिंग में यहाँ पे बिजी कर दिया। देखो जो C2
कार्बन होता है वो कीटोन वाला ग्रुप था, याद है, जो कि चेन बना रहा था फ्रक्टोज के अंदर, और जो C1 था ग्लूकोज में वो एल्डिहाइड था। जब तुमने इसके दोनों मेन ग्रुप ही बिजी कर दिए बॉन्डिंग में कि अपना काम करो, अपना काम देखो, तो कहां से दूसरे की बुराई करेंगे, कहां से रिडक्शन करेंगे। इसलिए सिर्फ इसमें जो लिंकेज होगी वो C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं लैक्टोज, जो कि मिल्क शुगर है। लैक्टोज बना है गैलैक्टोज और ग्लूकोज से। ये कैसे याद रखें कि दोनों बीटा है लॉन्ग टर्म में। मम्मी ऐसे कहती है ना, बेटा दूध पी लो, बेटा दूध पी लो, तो दोनों बीटा बीटा हो जाएंगे। ठीक है, आप पहले बीटा डी ग्लूकोज बनाइए। क्या बनाएंगे आप पहले? आप बनाएंगे पहले बीटा डी ग्लूकोज। और गैलैक्टोज बनाने के लिए आप सेम स्ट्रक्चर ये बनाइए, बस चौथे कार्बन पे। ऐसे याद रखना, छक्का नहीं मारना, चौका मारना। चौथे कार्बन पर इसकी ओरिएंटेशन ऑपोजिट कर दो। जैसे चौथे पर OH है, आपको इसे उल्टा करना, आपको इसे OH और H कर देना है। अब बस दो OH में से ऐसे करके पानी निकाल देते हैं, H2O, ये निकाल दिया मैंने पानी। पानी निकालने के बाद बस अब लैक्टोज बन जाएगा। और लैक्टोज में बनती है C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि एक का C1 दूसरे के C4 के साथ मिलकर पानी निकाल देता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं माल्टोज। सॉरी, माल्टोज होता है असली माल। तो ये ग्लूकोज ग्लूकोज से बना बॉडी के लिए, तो असली माल यही होता है। एंड क्योंकि ये माल है तो इसमें कोई भी बीटा बीटा नहीं होगा, सब बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का अल्फा अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज करना है और इनमें से ऐसे करके पानी निकाल देना है। ऐसे हमारे पास आ जाएगा माल्टोज। इसके अंदर भी देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसका 4 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, तो इसके अंदर भी C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगी और ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। अगर तुम में से किसी को ये जानना है, मैं शेयर कर देती हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे आइडियाज आते रहते हैं। जैसे क्या होता है ना, मैं डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर भी बना लेती हूँ। मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं पहले ये बनाऊंगी, फिर ये बनाऊंगी, फिर ये बनाऊंगी, फिर ये बनाऊंगी। तो मुझे लगता है थोड़ा मेमोरी तो रखनी पड़ती है यार, एग्जाम में टाइम का बहुत क्रंच होता है। तो मेरा तरीका ऐसे, मैं पहले तो रिंग बनाती हूँ, फिर वो गाना है ना, हल्का हल्का सुरूर है, हल्का हल्का मतलब HH, फिर ओ हो मतलब ओ हो, एंड देन ये तो हमेशा ऊपर आता ही है। ठीक है, तो मैं आप ऐसे बना सकते हो, हल्का हल्का, तो H के ऑपोजिट तो OH ही आएगा, तो HH ऊपर हो गया, फिर ओ हो से O OH एंड देन H एंड देन CH2OH, ऐसे कर सकते हैं। एंड फ्रक्टोज का भी मैं अल्फा बना लेती हूँ, क्योंकि अल्फा बनाने के बाद बीटा तो खुद बन जाता है। तो फ्रक्टोज में मैं ऐसे याद रखती हूँ कि इसके दोनों हाथ में दारू की बोतल है, तो CH2OH हो जाएगा, इसके ऑपोजिट OH ही आता है यहाँ पे, और इसमें H याद रखना है। इसको बस मैं याद रख लेती हूँ क्योंकि इसके बगल में ऐसे OH है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो दो दो OH है, तो इस पे असर ज्यादा रहेगा, तो इसमें भी OH आता है एंड फिर यहाँ H आता है। अब पढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड ऐसी माला है जो बहुत सारे मोती से मिलके बनी है, और इन मोती के बीच में जो ये धागा है ना, इस बॉन्ड को क्या बोल देते हैं हम लोग? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसके एग्जांपल है स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टार्च क्या होता है? जो आलू के अंदर स्टार्च होता है, जब प्लांट अपना ग्लूकोज स्टोर करता है तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। हम अपना ग्लूकोज, याद है, अपनी तिजोरी अपने लिवर में स्टोर करते हैं, तो प्लांट स्टार्च की फॉर्म में उसको स्टोर करता है और हम उसको चुरा के खा लेते हैं। अब जैसे इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, स्टार्च में भी दो कंपोनेंट होते हैं। याद रखिएगा, स्टार्च भी दो चीजों से मिलकर बना है। आदमी किससे मिलकर बना है? अच्छाई से और बुराई से। स्टार्च दो चीजों से मिलकर बना है, अमाइलोज, दो कंपोनेंट, एक अमाइलोज होता है और एक अमाइलो पेक्टिन होता है। और ये मेनली फूड स्टोरेज का काम करते हैं, दोनों के दोनों। क्योंकि मेरी बॉडी में अगर ग्लूकोज है तो मेरी बॉडी कहेगी ओ माय गॉड, ये तो सोने से भी कीमती है, इसे तिजोरी में रखो, तिजोरी में रखो। मेरी बॉडी की तिजोरी लिवर और मसल है, तो मेरी बॉडी में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखा जाएगा। और अगर प्लांट ग्लूकोज बनाता है फोटोसिंथेसिस करके, इतनी मेहनत करके, तो प्लांट को पता है कि हमें तो सबका पेट भरना है, तो वो अपने ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करेगा? स्टार्च की फॉर्म में। तो दोनों फूड स्टोर करने के काम आए। सेल्यूलोज जो होता है ये स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल को फॉर्म करता है। अब स्टार्च पढ़ते हैं। स्टार्च मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है प्लांट के अंदर, समझ में आता है। डाइटरी सोर्स है, हम खाना खाते हैं, हमें पता है। और स्टार्च में दो कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज करते हैं। अमाइलोज क्या है? अमाइलोज एक ऐसी माला है जो बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी मोतियों से मिलके बनी है। ठीक है, ऐसे सीधी 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 मोतियों से मिलके माला बनी है। इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, इतनी स्ट्रेट है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो ये वाटर के अंदर भी घुल जाती है, वाटर सोल्यूबल है। एंड दूसरा सुनो, अमाइलोज, अगर मेरे पास स्टार्च 100 ग्राम है तो उसमें से 15 से 20 ग्राम क्या होगा? अमाइलोज। बाकी सारा मेजर पोर्शन क्या होगा? स्टार्च का दूसरा कंपोनेंट अमाइलोपेक्टिन होगा। इस तरह से अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज
मिलके बने होते हैं और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाती है, और ये लॉन्ग होती है, अनब्रांच्ड होती है। इसमें कम से कम 200 से लेके 1000 अल्फा डी ग्लूकोज के मोती या यूनिट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है, मतलब सिर्फ C1 और C4 ही कनेक्टेड नहीं होते हैं, C1 और C6 वाला कार्बन ये भी कनेक्टेड होता है। तो ऐसे ऊपर एक लेयर होती है, फिर ऐसे नीचे एक लेयर होती है, और ये कनेक्टेड होती है। वो माला होती है ना थोड़ी स्टाइलिश सी, ऐसे ऊपर भी है, ऐसे नीचे भी है, और ब्रांचिंग के थ्रू ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड भी है। तो जो यहाँ पे बॉन्ड बन रही है वो C1 C4 C1 C4, और जो यहाँ और यहाँ बनेंगी वो C1 C6 बनेंगी। तो इसमें ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग की वजह से पानी में ज्यादा घुलती भी नहीं है, इनसॉल्युबल होती है, एंड 85% स्टार्च इसी का बना है। तो 100 में से 85 ग्राम्स हमारा अमाइलोपेक्टिन हो जाएगा। अब सेल्यूलोज पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अमाइलोज था ना, सेल्यूलोज बिल्कुल उसी की तरह। देखो दोनों नाम छोटे छोटे हैं, अगर पेपर में कंफ्यूज हो जाओ कि सेल्यूलोज अमाइलोज जैसा दिखता है या अमाइलोपेक्टिन, तो अमाइलोपेक्टिन बड़ा वर्ड हो गया ना, तो सेल्यूलोज छोटा वर्ड है, बिल्कुल अमाइलोज की तरह दिखता है। अमाइलोज में जैसे अल्फा डी है, ऐसे ही सेल्यूलोज में बीटा डी ग्लूकोज लिया जाता है, एंड वाटर निकाला जाता है C1 C4 के बीच में। तो C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाती है, एंड सेल्यूलोज से प्लांट से मिलता है। ह्यूमंस में तो ये डाइजेस्ट भी नहीं होता। हम जो पत्ते वाली सब्जियां साग वगैरह खाते हैं उसमें सेल्यूलोज होता है, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते उसे। तो हम क्यों खाते हैं? क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत सारे मिनरल वाइटामिन होते हैं, प्लस वो झाड़ू लगा देता है हमारी इंटेस्टाइन में जाके, विच इज रफेज का काम कर देता है। तो एक्सक्लूसिवली प्लांट से मिलता है और बहुत अबंडेंट है, हमें इसकी खास जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन प्लांट का एक एक सेल की दीवारें सेल्यूलोज से मिलके बनी है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्लाइकोजन। तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर मेरी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज हो गया तो बॉडी उसे वेस्ट नहीं जाने देगी, उसको पकड़ पकड़ के तिजोरी में रखती रहेगी, और तिजोरी में भी किसकी फॉर्म में? सोने की फॉर्म में, विच इज ग्लाइकोजन की फॉर्म में रखेगी। अब सुनना जरा, एनिमल में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो इसको एनिमल का स्टार्च ही बोल देते हैं। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर है, सेम है, एग्जैक्ट उसके जैसा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सिमिलर है। पता है सिमिलर क्यों वर्ड यूज करा? क्योंकि ग्लाइकोजन का तो स्ट्रक्चर और भी हाईली ब्रांच्ड होता है। अमाइलोपेक्टिन में तो क्या ब्रांचिंग है, जितनी ब्रांचिंग इसमें देखने को मिलती है। और मैंने पहले कहा था ग्लूकोज हमारी बॉडी लिवर में, मसल में स्टोर कर लेती है, तो ग्लाइकोजन हमारी लिवर में होता है, मसल में होता है, और थोड़ा थोड़ा ब्रेन में भी होता है। और जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी तो बॉडी जाएगी, लिवर में से अपनी तिजोरी खोलेगी, और उसमें से ग्लाइकोजन को निकाल के उसे एंजाइम की मदद से ब्रेक करके फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेगी। अब पढ़ते हैं छोटा सा इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। रोटी, कपड़ा, मकान सब कार्बोहाइड्रेट से। रोटी खाना मिलता है हमको कार्बोहाइड्रेट से। प्लांट में जो स्टार्च होता है हमारे खाने का काम करता है, स्टोरेज मॉलिक्यूल है प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में, और हमारी तिजोरी में आपको पता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कपड़ा, क्लोथ्स मिलता है कॉटन फाइबर। मकान, फर्नीचर वगैरह हमें किससे मिलता है? हमें सेल्यूलोज से मिलता है प्लांट में। जो बैक्टीरिया प्लांट है इनकी तो सेल वॉल ही सेल्यूलोज से बनती है। हनी, जैसे आजकल होता है ना कि कोई बेहोश होने वाला होता है उसको पानी में घोल के ग्लूकॉन डी पिला देते हैं, पहले ऐसे लोग हनी पिलाते थे। हमारे वेद के हिसाब से हमें ये माना जाता है कि जो हनी होता है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये असेंशियल हो गया लाइफ के लिए, क्योंकि मेजर फूड वगैरह भी सब इसी से आ रहा है। और यहाँ पे वी आर डन विद कार्बोहाइड्रेट्स। अब पढ़ते हैं प्रोटीन। ग्रीक में प्रोटीन को प्रोटियोस बोलते हैं। प्रोटियोस माने प्राइम इंपॉर्टेंस। ये प्राइम इंपॉर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि अगर चमकती स्किन चाहिए या स्ट्रॉन्ग बाल चाहिए तो हर चीज में प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो बाल ऐसे झड़ेगा जैसे पतझड़ का पत्ता, नाखून ऐसे ब्रेक करेंगे नेल्स जैसे कि कोई सूखा पापड़, और बॉडी में एंटीबॉडीज कम होने लगेंगी और बीमारियों की पार्टी। इसलिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, और यही रीजन है कि ये एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी में है, और ये फॉर्म करता है फंडामेंटल बेसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ का। और ये रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। अगर प्रोटीन की कमी है तो ग्रोथ और मेंटेनेंस बॉडी का ढंग से नहीं हो पाएगा, और शायद यही कारण है कि ये मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है लिविंग सिस्टम का। चीफ सोर्सेज प्रोटीन के होते हैं मिल्क और चीज। तो अगली बार जब व्हाइट सॉस पास्ता खाओ ना और मम्मी रोके तो कहना मम्मी प्लीज, ऐसे मत टोकिए, मैं तो सिर्फ मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल लिविंग सिस्टम का खा रहा हूँ, विच इज सो इंपॉर्टेंट। मजाक कर रही हूँ, बैलेंस डाइट नहीं होती इसलिए ज्यादा नहीं खाना चाहिए, पर याद रखना कि प्रोटीन मिल्क में होता है, चीज में होता
होता है पल्सेस में, पीनट में, फिश में और मीट में। अब ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जितने भी प्रोटीन है, हमको पता है कि प्रोटीन एक माला है, माला मतलब कि पॉलीमर है, और ये पॉलीमर किससे मिलके बना है? मोती से, विच इज अमीनो एसिड से। पर कैसे अमीनो एसिड? अल्फा अमीनो एसिड। अब मैं बताती हूँ अल्फा का मतलब क्या है। मान लो ये मैं हूं, ठीक है, मैं एक मेन इंसान हूं, तो जो मेरे बगल में होगा मैं कहूंगी देखो तुम अल्फा हो, क्योंकि तुम मेरे बगल में बैठे हो, और मेरे बगल के जो बगल में होगा मैं कहूंगी देखो तुम थोड़ा दूर हो तो तुम बीटा हो, और जो मेरे बगल के बगल में होगा वो होगा गामा। अब वर्ड तोड़ो, वर्ड क्या है? अल्फा अमीनो एसिड। इसका मतलब है कि मान लो ये एसिड ग्रुप है, एसिड ग्रुप के बगल वाला कार्बन हो गया अल्फा, एसिड ग्रुप के बगल वाला कार्बन हो गया अल्फा, और इस पे जो अमीन ग्रुप लगेगा ये बना देगा अल्फा अमीनो एसिड। ये समझ में आता है? तो सारे के जितने भी प्रोटीन तुम देखते हो, सारे प्रोटीन मिलके बने किससे? अल्फा अमीनो एसिड। नेचर में बीटा अमीनो एसिड भी होते हैं, गामा भी होते हैं, पर ये जो लंबी चेन बनती है ना, ये किससे बनती है? ये बनती है अल्फा अमीनो एसिड से। चलिए अब मैं आपको वो याद कराने की कोशिश करती हूँ जिसे बहुत लोग याद नहीं करवाते हैं स्टूडेंट्स को, एंड मैंने मेरा बेस्ट शॉट मारा है यार, इससे आसान ट्रिक नहीं है। तो थोड़ा धैर्य दिखाना और प्लीज इसे समझते जाना और याद करने की कोशिश करना, करोगे तो लाइफ ईजी हो जाएगी। देखो सबसे पहले तुम्हें 3 अमीनो एसिड याद करने हैं, ठीक है। और जो बायो वाले हो ना, तुम लोगों ने जो तुम्हारा 11th का बायो मॉलिक्यूल का चैप्टर है उसमें तुमने देखा होगा एनसीईआरटी ने ये तीनों याद करवाए हैं। तो तुम्हें पहले ही निमोनिक याद रखना है, गैस, ठीक है। गैस याद करेंगे, क्या याद करेंगे? गैस। सबसे पहले वाला अपना ग्लाइसिन, दूसरे वाला कौन सा? अपना एलानिन, एंड तीसरा अपना कौन सा हो जाएगा? सेरीन हो जाएगा, ठीक है। अभी सारे अमीनो एसिड्स में ये चीज तो सेम होती है, एक एसिड ग्रुप होता है, एक अमाइन ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे बस जो आर ग्रुप होता है ना वो चेंज करता है। तो इन तीनों के अंदर भी ये तो सेम ही रहेगा, इन तीनों क्या सबके अंदर ये तो सेम ही रहेगा, ये तीनों तो सेम रहेंगे, बस आर 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 चेंज होंगे, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें क्या निमोनिक याद कराया? गैस। पहले ग्लाइसिन, एलानाइन एंड देन सेरीन, ठीक है। और ज्यादा कंप्लेन नहीं करनी है, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी ना, मैंने अपनी बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर खोला था, बायो का, तो मैंने सबसे पहले अपने लिए ट्रिक बनाई थी और मैंने तब याद कर लिया था मेरे टीचर के पढ़ाने से पहले। तो ये इतनी आसान ट्रिक है, तो थोड़ा हिम्मत दिखाना, क्योंकि हमें ना ट्रिक्स हमेशा नॉर्मल लैंग्वेज की चाहिए होती है, थोड़ी भी अगर टेक्निकल चीज आ जाती है तो हमें दिक्कत होने लगती है। देखो हमें यहाँ पे राजकुमार ग्रुप लगाना है, आर ग्रुप। सबसे पहले आप लगाइए सबसे हल्का, हाँ एच को मैं पूरी केमिस्ट्री में हल्का हल्का कहती हूँ, बहुत हल्का सा राजकुमार है, ऐसे बिल्कुल हवा में उड़ जाए, बिल्कुल ही कोई दम ही नहीं है, हल्का राजकुमार। फिर इसके बाद आता है अपना नॉर्मल राजकुमार CH3। फिर इसके बाद आता है अपना पियक्कड़। मतलब आपको क्या करना है ना, ग्रुप को थोड़ा बड़ा करते चले जाना है। सबसे पहले सबसे लाइट वाला हाइड्रोजन, फिर अपना आर ग्रुप। अब क्या करो, इसमें पियक्कड़ बना दो इसे, ये तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ये, एलानाइन का ये, सेरीन का ये, फिर बना देते हैं। यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? अपना राजकुमार CH3, और इसको पियक्कड़ बना दो, ये हो जाएगा CH2OH। और अब हम 3 याद करेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है, एक लड़की है वैलीन, उसकी शादी होती है ल्यूसीन से, और ल्यूसीन का एक जुड़वा भाई है आइसो, मतलब आइसोमर होता है ना, आइसो ल्यूसीन, ठीक है। वैलीन V आ रहा है तो आप V बनाइए, है ना, और यहाँ पे कार्बन लगाओ, बस ये वाला ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा, CH, CH3, CH3। वैलीन की शादी किससे हो रही थी? ल्यूसीन से। लड़का थोड़ा लंबा अच्छा लगता है ना लड़की से, तो बस इसके ऊपर एक कार्बन और लगा दो, यहाँ पर इधर एक कार्बन और लगा दो, और आपका बन जाएगा ये आइसोल्यूसिन। देखो CH2 लगाओ, और फिर पूरा का पूरा ये V वाला पार्ट लगा दो, वैलीन वाला, ये बन गया मेरे पास ल्यूसीन। और अब हम बनाएंगे इसका जुड़वा भाई आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस जो ये वाला कार्बन है ना, इसको इस पे जाके लगा दो, ठीक है। देखना यहाँ पे, ये देखो ऐसे ही चेन लिखूंगी मैं, कुछ ज्यादा चेंज भी नहीं करूंगी। पहले मैंने ऐसे ये पूरी चेन लिख ली, ठीक है। ये जो CH3 है ना, इसको यहां लगा दो, और हमें पता है कार्बन के 4 हाथ होते हैं, तो उधर CH2 बना दो, बस ये हो गया आइसोल्यूसिन। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रियोनिन। थ्रियोनिन कुछ कुछ सेरीन की तरह नहीं लगता है ना, नाम भी थ्रियोनिन, सेरीन। सेरीन में क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटाना है यहाँ से, और CH3 लगा देना, तो ये बन जाएगा बस थ्रियोनिन। इतना आसान है, देखो यहाँ पे CH हो गया, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे देखो CH लिखूंगी, जैसे OH लगाया उस तरह से OH लगाऊंगी, और बस नीचे क्या लगा दूंगी? CH3। ये बन गया मेरे पास थ्रियोनिन।
अब हमें 2 बनाने हैं और ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि यही दोनों अमीनो एसिड्स हैं जिनके पास सल्फर होता है। इनका नाम है सिस्टीन और मेथियोनिन। 2 बार चिल्ला के बोलना, सिस्टीन, मेथियोनिन। अब देखो सिस्टीन कैसे बनेगा? ये जो ईन वाले आ रहे हैं ना, ये कुछ-कुछ सेरीन के भैया हैं, ठीक है? थ्रियोनिन कैसे याद रखो? जो सेरीन लोग होते हैं ना, वही थ्रोन पे बैठते हैं। तो उसका बिल्कुल सेम टू सेम है, बस एक एच हटा के CH3 लगेगा। सिस्टीन में सल्फर आएगा, तो आपको क्या करना है? OH की जगह पर ना बस SH लगा देना। OH की जगह पे SH लगा दो। क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया सिस्टीन। नेक्स्ट है हमारे पास मिथ्योनिन, ठीक है? मिथ्योनिन कैसे बनेगा वो भी इसी से ही बनाना है। देखो, मिथ्योनिन के केस में आपको एक चीज याद रखनी है, अपना जो ईथर ग्रुप होता है वो क्या होता था? राजकुमार ओ राजकुमार। याद रखना, राजकुमार ओ राजकुमार होता है अपना ईथर ग्रुप। आपको इसकी जगह पे राजकुमार एस राजकुमार बस ये लगाना है और आपका मिथ्योनिन बन जाएगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सुनो, यहाँ पे मेरे को ऐसे गिवन है, ये COH गिवन है, NH2 गिवन है, H गिवन है। आपको यही लिखना है जो सेरीन में, बस OH हटा दो। देखो, सिस्टीन में इस OH की जगह पर SH आ रहा था, यहाँ पे CH2 एज इट इज लिखूंगी। अब डायरेक्ट SH ना लिख के हम राजकुमार एस राजकुमार बस ये लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। याद रखना, राजकुमार ओ राजकुमार होता है अपना ईथर, है ना? कुछ कुछ ईथर से ही डिराइव करा, तो RSR लगेगा, याद रखेंगे, ठीक है? बस ये OH हटाओ और इसकी जगह पे RSR अब मैं लगा देती हूँ। देखो, यहाँ पे CH2 लगाऊंगी मैं, एंड फिर राजकुमार की जगह पे, इस राजकुमार की जगह पे एक और CH2 ग्रुप, फिर S लगाऊंगी और एंड वाले राजकुमार की जगह पे CH3 लगाऊंगी, और ऐसे करके रेडी हो जाएगा मेरा मिथ्योनिन। हमने यहाँ तक देखो 9 अमीनो एसिड्स याद कर लिए। सबसे पहला जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, गैस, पहले हल्का हल्का, फिर राजकुमार, और फिर हमारा कैसा आएगा? पियक्कड़ राजकुमार। फिर याद करो, देखो कैसे पार्ट्स में कैसे स्टोरी याद करते। सबसे पहले गैस याद करा। गैस किसको बन रही थी? एक लड़की जिसकी शादी हो रही थी। किससे शादी हो रही थी? वैलीन की शादी ल्यूसीन से। ल्यूसीन का जुड़वा भैया आइसोल्यूसिन, वैलीन में V चिपका दो। लड़का थोड़ा लंबा अच्छा लगता है ना, तो यहाँ पे CH2 लगा दो, और आइसोल्यूसिन बस भैया से थोड़ा ही अलग है, बस, है ना? इसकी आंखें नीली तो इसकी आंखें पीली, बस इतना अंतर है। ऐसे याद रख लो। देखो, गैस बनी थी एक लड़की को जिसका नाम है वैलीन, शादी होती है उसकी ल्यूसीन से, ल्यूसीन का भैया आइसोल्यूसिन। अब ना हम इन्हें ज्ञान दे रहे हैं, हम कह रहे हैं बेटी वैलीन, तुम जिंदगी में जितना सेरीन रहोगी ना उतना ही ज्यादा थ्रोन पे बैठोगी, जितना शांत और काम रहोगी ना उतना ज्यादा थ्रोन पे। तो थ्रियोनिन बनाना है, जैसे आपने सेरीन बनाया था उसमें CH2OH था, एक H की जगह पे बस CH3 लगा दो। सिस्टीन और मिथ्योनिन, ये भी इन वाले, इसमें भी आपको किसकी मदद लेनी है? सेरीन की मदद लेनी है। सेरीन का OH हटा के अगर SH लगाओगे तो बन गया सिस्टीन, और अगर राजकुमार और राजकुमार होता है ईथर, ऐसे ही RSR लगा दोगे तो आपका बन जाएगा मिथ्योनिन। तो आपने 9 तो देखो कितनी आसानी से याद कर ली है। आपको टोटल 20 याद करना है, थोड़े से और याद कर लेते हैं। एस्पार्टिक एसिड में कुछ नहीं, एसिड लगाना है भाई, तो यहाँ पे CH2 लगा के एक एसिड ग्रुप लगा दो, ये बन गया एस्पार्टिक एसिड। और देखो ABCD में A के बाद G आता है, तो G थोड़ा बड़ा है ना, तो इसमें भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। CH2 के बाद यहाँ पे डायरेक्ट एसिड ग्रुप था, एक और CH2 लगा के COOH लगा दो, ये बन गया हमारा ग्लूटामिक एसिड। अब देखो, एस्पेराजीन और ग्लूटामाइन बनाना, तो सुनो, एस्पार्टिक एसिड के जैसे जैसे एस्पेराजीन है, CH2 लिखो, CO लिखो, बस इस OH की जगह पे NH2 लगा दो, तो आ गया ना इसमें अमाइड वाला नेचर, तो ये बन गया हमारा एस्पेराजीन। ये बिल्कुल अपने, ये ग्लूटामाइन बिल्कुल ग्लूटामिक एसिड की जगह CH2 लिखो, CH2 लिखो, फिर CO लिखो, और यहां भी OH की जगह क्या लगा दो? NH2। लो, हो गए 13 अमीनो एसिड्स याद। अब हम याद करेंगे लाइसिन। तो लाइसिन, मैं जब भी लाइसिन पढ़ती हूँ ना तो हमेशा कहती हूँ लगा चौका, लगा चौका। तो लाइसिन में क्या करना है? लगा चौका 4 बार लगा दो, CH2 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 CH2, और एंड में लगा दो NH2 ग्रुप, ये बन गया अपना लाइसिन। तो लाइसिन में हम कहते हैं L से लाइसिन, L से लगा चौका, 4 बार CH2 लगाओ और NH2 लगा दो। आर्जिनिन बनाना है। आर्जिनिन बिल्कुल लाइसिन की तरह, ठीक है? देखो, लाइसिन में कैसे याद करा था? L से लाइसिन, L से लगा चौका, इसमें 4 बनाए थे ना, यहाँ पे 4 की जगह आप बस 3 बनाओ। कितने बनाओ? 3 बनाओ, ठीक है? एक मैंने C कम बनाया, तो अगर एक C कम बनाया है तो थोड़ा कॉम्पनसेट करने के लिए इस वाले को हम मोटू बना देते, थोड़ा मोटा। देखो कैसे हो जाएगा? NH तो एज इट इज रहने दो, एक हाइड्रोजन की जगह पे C डबल बॉन्ड NH और NH2 बनेगा। अब कुछ बच्चों को ये याद नहीं हो पाता, तो उनके लिए मैं तुम्हें बताती हूँ। एक ना गोनेडीन होता है, बोलो क्या होता है? गोनेडीन। ये बेसिक नेचर में सबका बाप होता है, ये होता है NH2C डबल बॉन्ड NH NH2। तो आपको ये याद रखना है, बस एक H हटा के, अगर इसका एक ये वाला H हट जाता है तो ये बन जाता है गोनेडीनो। तो हमने बेसिकली यहाँ पे गोनेडीनो ग्रुप लगाया है।
नेक्स्ट हम आते हैं फिनाइल एलानाइन। एलानाइन आ रहा है ना, तो आपने एलानाइन ऐसे बनाया था और इसमें फिनाइल भी आ रहा है, तो बस इसमें एक फिनाइल लगा दो। फिनाइल क्या होता है, जब बेंजीन रिंग लटकूराम या सब्स्टिट्यूएंट बन जाती है तो उसको फिनाइल बोल देते हैं ना। तो यहाँ पे CH3 की जगह पे CH2 लगाओ, बस इस पे क्या लगा दो, एक फिनाइल लगा दो। एंड यहाँ पे फीनियस इसलिए बनाया है क्योंकि इसका जो 3 लेटर रिप्रेजेंटेशन होता है वो तो चलो इसके नाम से सूट कर रहा है PHE, और जो इसको 1 लेटर से रिप्रेजेंट करता है वो इसका भैया फर्ब है, तो F हो गया। और इनको ऐसे याद रखना, अगर तुम्हें सीरीज में याद रखना है कि फिनाइल ट्राई करो, एक कोई इंसान है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी ट्रिक है अपनी यार, कि फिनाइल को ट्राई करो। तो तुमने जैसे पहले फिनाइल एलानाइन बनाना हमेशा, एंड उसके बाद टायरोसिन बनाना। क्या करना है, तुम पूरा का पूरा ऐसे करके फिनाइल एलानाइन बनाओ एंड देन टायरोसिन के अंदर बस यहाँ पे एक OH ग्रुप और लगा दो। तो मैं ऐसे याद रखती हूँ, अगर मुझे कोई टायरोसिन बनाने को कहता है तो मुझे हमेशा ब्रेन में क्लिक करता है कि फिनाइल ट्राई करो, फिनाइल ट्राई करो। और तुम जब फिनाइल एलानाइन बनाओगे तुम्हारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि तुम पहले एलानाइन बना दोगे इस तरह से, और तुम्हें पता है बस कुछ नहीं यार, इसमें एक फिनाइल ग्रुप लगेगा तो एक H कम कर दो, लगा दिया, और इसमें अगर OH लगा दोगे तो ये हो जाएगा अपना टायरोसिन। ये प्रोलीन ना बड़ा मस्त है, मतलब ये तो पूरा एक प्रो लेवल की चीज है। बस कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे CH2 लगाओ और यहाँ एक रिंग बनती है ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ये बन गया अपना प्रोलीन। तो ये तो बड़ा प्रो है, ऐसे याद कर लो इसको। तो थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब लॉजिक लगाओ, इतनी सारी चीजों की तो ट्रिक नहीं बन सकती ना, क्या ट्रिक बनाएंगे इसके अंदर। तो बस चीजों को थोड़ा लॉजिकल बना लो, ताकि जब आप उन्हें रिवाइज करो तो आप उन्हें एक बहुत आसान भाषा में रिवाइज करो, तो 2-3 बार रिवीजन के बाद आपको वो याद रह जाए। बस ये इसके पीछे की इंटेंशन है। अब हम बनाएंगे हिस्टिडीन। जैसा आपने प्रोलीन में रिंग बनाई थी ना, इसमें रिंग बनेगी लेकिन अलग से रिंग, CH2 बनेगा और ऐसे करके आपको यहाँ पे एक रिंग बनानी है, ठीक है, ऐसे ऐसे, इधर NH आ जाएगा एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इधर एक N और इधर एक H आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास हिस्टिडीन। और यहाँ पे ट्रिप्टोफैन, इसके अंदर भी रिंग आएगी। बेसिकली ये 3 रिंग वाले। प्रोलीन के अंदर तो बहुत ही सिंपल रिंग थी, पकड़ के इसको ऐसे ही जोड़ दो, ये बन गया प्रोलीन। प्रोलीन से थोड़ा सा लेवल अप आया था हमारे पास हिस्टिडीन, उसमें नीचे एक 5 मेंबर वाली रिंग लगा दो। एंड अब आता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन के अंदर फिर से वही CH2 लगाओ एंड यहाँ पे 2 रिंग बनेगी, ठीक है, एक रिंग अपनी ऐसे बनेगी ट्रिप्टोफैन में, ये हो जाएगा NH, और एक रिंग अपनी ऐसे बनेगी, इसमें इधर इधर और इधर, ये हो गया हमारे पास ट्रिप्टोफैन। और ऐसे हो गए हमारे 20 अमीनो एसिड्स क्लियर। अब देखो हम अल्फा अमीनो एसिड के नेम्स पढ़े कैसे, आप कैसे इन्हें ग्लाइसिन कह रहे हो, कौन है जो बैठ के इनका नामकरण कर रहा है। तो देखो ये ना नाम इनकी प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट करते हैं कि अपने कंपाउंड कैसा है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर ये मीठा है तो इसको ग्लाइसिन कहेंगे, क्योंकि ग्रीक में मीठे को ग्लाइकोज बोल देते हैं, स्वीट को। तो ग्लाइसिन मीठा है तो इसको हम कहेंगे कि मीठा है तो इसे ग्लाइसिन बोल दो। एंड या फिर इसका सोर्स, जैसे कि ग्रीक में जो चीज होता है उसको टाइरोस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइरोस, तो इसका नाम टाइरोसिन पड़ गया। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री, तुम्हें 2 तो ग्रीक के वर्ड्स भी सिखा दिए। अगर तुम्हें मीठा कहना तुम कह सकते हो ग्लाइकोज, एंड अगर तुम्हें कहना है कि चीज तो तुम कह सकते हो टाइरोस। तो मैं तो ऐसे भी याद रखती हूँ कि टाइरोस मीन्स चीज। एक बार ट्राई तो करो, चीज को ट्राई तो करो। तो टाइरोसिन क्योंकि ये चीज से आया है, इसके सोर्स के पीछे इसका नाम पड़ा, एंड क्योंकि ये मीठा मीठा है, तो अगर कोई तुम्हें लगता है किसी को मीठा कहना तो तुम कह सकते हो तुम तो बड़े ग्लाइसिन हो। अब देखो हमने 20 अमीनो एसिड्स पढ़े, ठीक है, उसमें से 3 बेसिक होते हैं और 2 अपने एसिडिक होते हैं और बाकी सारे न्यूट्रल होते हैं। देखो एसिडिक क्यों होता है, देखो यहाँ पे एक एसिडिक ग्रुप था, एक NH2 था, ठीक है, इतना होता तो न्यूट्रल होता, लेकिन एक और एसिडिक ग्रुप आ गया ना, तो एसिड का पलड़ा भारी हो गया ना, तो ये एसिडिक अमीनो एसिड है। और ऐसे ही अगर इसमें N वाले बेस वाला पार्ट ज्यादा आ जाए तो हम कहेंगे बेसिक अमीनो एसिड है। इसकी ट्रिक है, हिज लाइज आर बेसिक। वो इतना गधा है कि वो ढंग से झूठ भी नहीं बोल सकता। हिज लाइज आर बेसिक, तो हिज से हिस्टिडीन हो जाएगा जो आपने बनाया था। लाइसिन लगा चौका 4 वाला हो जाएगा। और आर्जिनिन, लाइसिन का ही जो भैया था, उसमें बस एक CH2 कम करके गुआनिडीनो लगा रहे थे, आया। एंड एसिडिक अमीनो एसिड 2 है, एस्पार्टिक अमीनो एसिड, ग्लूटामिक, ABCD में पहले A आता फिर G आता, तो ये तो सिंपली CH2COH हो जाता, क्योंकि G A से बड़ा है तो एक CH2 एक्स्ट्रा आ जाएगा और बाकी सारे हो जाएंगे हमारे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स।
चलो अब देखो, जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में बनते हैं उनको हम कहते हैं नॉन असेंशियल, और जो नहीं बनते हैं बॉडी में उन्हें हम कहते हैं असेंशियल। मतलब जो मेरी बॉडी में बन रहा है, अब मैं पैसे खर्च करके बाहर से वो अमीनो एसिड क्यों खाऊं? मेरी बॉडी बना रही है ना उसे फ्री में, तो मैं वो खाऊंगी। जो मेरी बॉडी नहीं बना रही है तो मेरे लिए वो हो गए असेंशियल। अब मैं आपको नॉन असेंशियल के एग्जाम्पल्स याद करा देती हूँ और बाकी सारे हो जाएंगे असेंशियल, ठीक है। और मैं ये इसलिए याद कर रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत गंदी बात करी है। एनसीईआरटी ने पता है ऐसे स्टार लगा दिया और कहा देखो जो ये स्टार वाले हैं ना, ये तो असेंशियल है, बाकी नॉन असेंशियल है। फिर आपको छांटने पड़ेंगे, खुद करने पड़ेंगे, तो मैंने आपका काम आसान कर दिया, मैंने लिख दिया। ट्रिक क्या है? गैस बनी पीसीटी में। देखो ट्रिक्स इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है यार। कुछ बच्चे कहते हैं कि ट्रिक याद करने के लिए भी और दिमाग लगाओ। क्या होता है, आपको साइंस पढ़ रहे हो ना, तो आपको हर चीज का रिवीजन देखो 3 से 4 या 5 बार तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है मैं एक बार पढ़ूं एंड काम बन जाएगा, नहीं। आप बस उसे एक ऐसी लैंग्वेज में कर लीजिए कि आपने उसको 2-3 बार की पढ़ा ना, तो आपको बस ब्रेन में चिपक गई, फिर आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। अभी इससे पहले हमने एक ट्रिक बनाई थी अपने अमीनो एसिड्स की, उसमें मैंने कहा था गैस बन रही थी। क्या नाम था लड़की का? वैलीन नाम था। शादी किससे कर रही थी? ल्यूसीन से कर रही थी, आइसोल्यूसीन से। फिर हम उसे कुछ सलाह दे रहे थे कि बहन सेरीन रहना, तब तुम थ्रोन पे बैठोगी, ऐसे करके ट्रिक थी, वो भी गैस से स्टार्ट थी। अब हम कह रहे हैं गैस बनी, कहाँ बनी? पीसीटी में बनी। पीसीटी पता है किडनी में होता है, बायो वाले रिलेट कर पा रहे हैं, और मैथ्स वाले यार तुम बस ऐसे ही याद कर लो। तो गैस बनी कहाँ पे? पीसीटी में। पीसीटी में गैस बनी। तो अब तुम्हें क्या करना है? जी को 3 बार लिखना है, और तुम्हें ए को भी 3 बार लिखना है, और तुम्हें एस को 1 बार लिखना है। और देखो लॉजिक है, मैंने तुम्हें सबसे पहले वाले अमीनो एसिड्स जो याद कराए थे वो गैस वाले याद कराए थे। तो जो पहला जी है उसका नाम क्या है? ग्लाइसिन। अब ये 2 भाई भाई आएंगे और ये भी तुम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जो पहला अमीनो एसिड है वो कौन सा हो जाएगा? वही एलेनिन। फिर ये भाई भाई आएंगे और एक अपना सेरीन हो गया। अब मैं तुम्हें भाई भाई याद कराती हूँ। एक सोचो भाई भाई कौन थे जो 2 सेम थे? ग्लूटामिक और ग्लूटामाइन, एस्पार्टिक और एस्पैराजीन। अब पीसीटी याद करना है, ठीक है। ये थोड़ा राइम करता है, तुम इसे 3 या 5 बार गाओगे, वीडियो देखते देखते हो जाएगा। हम कहेंगे भाई प्रो लेवल की सिस्ट ट्राई करो। वैसे तो कहते हैं ना प्रो लेवल की वो चीज ट्राई करो। सिस्ट अच्छी चीज नहीं होती, फिर भी हम कह रहे हैं प्रो सिस्ट ट्राई करो। तो पी से हो गया प्रोलीन, एंड सी से हो गया सिस्टीन, टी से हो गया टायरोसिन। मैं कोई नाम बना सकती थी इसके अराउंड, बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैंने 1-2 बार ट्राई किया तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई थॉट कि मैं क्यों ना इनिशियल्स का ही इस्तेमाल कर लूं ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। प्रो लेवल की क्या ट्राई करो? सिस्ट ट्राई करो। प्रो लेवल की सिस्ट ट्राई करो। तो प्रोलीन, सिस्टीन, टायरोसिन आपने याद करे हैं नॉन असेंशियल, और बाकी सारे हो जाते हैं असेंशियल। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होता है तुम्हें पता है? लोगों का आजकल आजकल सबसे ज्यादा रोना इसी चीज का है, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। नहीं, हमारी डाइट में ये नहीं है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन पूरी एक माला होती है ना। प्रोटीन पूरी माला होती है। ये पूरी माला को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोटीन। और ये माला किससे मिलके बनी है? इसके जो मोती होता है वो होता है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बना देता है? प्रोटीन बना देता है। अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं भाई? ये बिल्कुल नमक और चीनी की तरह होते हैं। कलरलेस होंगे, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे और पानी में घुलेंगे। हुए ना नमक और चीनी की तरह, कलरलेस है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और पानी में घुलते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और हमने अमीनो एसिड अभी 20 बनाया, कुछ कुछ ऐसे दिखते हैं। तो जो ये अमीनो एसिड है ना, ये सिंपल एसिड या अमाइन या बेस की तरह काम नहीं करती, तो कुछ और ही चीज बन गए। यहाँ पे हुआ क्या कि देखो सुनो, दुनिया में तुम क्यों आए हो? तुम्हें भगवान ने कोई पर्पस के साथ भेजा है। वो अलग बात है कि आजकल लोग फोन वगैरह में लग के अपना पर्पस भूल जाते हैं, अपने मैनर्स भूल जाते हैं, और ये भी नहीं फिगर आउट करने की कोशिश करते कि हम क्यों हैं। बस अपने लाविश लाइफस्टाइल के लिए पढ़ाई करते हैं, ये नहीं सोचते कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में। बट बाकी जो नेचर की चीजें हैं ना, और बाकी जानवर भी, उन सबको अपना पर्पस याद रहता है। तो अमीनो एसिड्स को तो देखो अपना पर्पस पता है। ये कहता है कि देखो इसमें जो एसिड ग्रुप है, एसिड ग्रुप दुनिया में आया एच देने के लिए, बेस ग्रुप दुनिया में आया एच लेने के लिए। तो एसिड जब अपना एच देगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एच लूज कर दिया, और यही बेस जब एच लेगा तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसको हम बोल देते हैं ज्विटर आयन, जब एक ही कंपाउंड में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, एनसीईआरटी कहते हैं कि जो ज्विटर आयन फॉर्म है ना, ज्विटर आयन का मतलब जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करता है, ये एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाता है। एम्फी वर्ड क्या होता है? एम्फीबियन, जो लैंड पे भी रहता, पानी में भी रहता। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड से भी रिएक्ट करता और बेस से भी रिएक्ट करता। ठीक है, एनसीईआरटी तो कह के छोड़ देती है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। बस 1 मिनट दो और देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि जब मेरा मीडियम एसिडिक हो जाएगा, कैसा मीडियम हो जाएगा? मान लो मैंने इसे एसिडिक मीडियम में रख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे एसिड है तो मैंने तुम्हें अभी कहा कि एसिड को अपना पर्पस याद है, पूरी प्रकृति को, नेचर को अपना पर्पस याद है, बट शायद इंसान ही अपना नेचर भूल चुके हैं। एसिड दुनिया में क्यों आया? एसिड दुनिया में एच देने आया।
ये जैसी एच आयन देगा ये इसे कैच कर लेगा, क्योंकि प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। तो अब चार्ज कैसा बचा मेरे पास, पॉजिटिव। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब लॉजिक लगाओ, अगर यहीं पर बेस आए, अगर यहीं पे क्या आ जाए, बेस आ जाए, अगर बेस आ गया तो ये अपना एच आयन लूज करेगा। तुम्हें याद है, एसिड एच आयन देने आया, बेस एच आयन लेने आया, तो बेस कहेगा भाई तेरे पास ज्यादा एच आयन, एच नहीं आ रहे, तेरा दो में काम हो जाएगा, दे दे एक। ये इसको अपना एच आयन दे देगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इधर नेगेटिव, तो ओवरऑल कंपाउंड ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट चीज सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने तुम्हें अमीनो एसिड्स कराए थे, मैंने गैस कराया था, मैंने कहा था देखो जब मैं 11th में थी टीचर ने पढ़ाया भी नहीं था, मैं तब भी याद करके बैठी थी। तो तुम्हें तो पढ़ा रही हो, तुम्हें याद हो जाना चाहिए ना, गैस से ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन। अब सुनना मेरी बात ध्यान से जरा, इकलौता ये अमीनो एसिड है जिसमें आर की जगह पे एच आता है, ठीक है। अगर तुम देखो तो इस कार्बन के दो हाथ सेम हो गए, तो ये कायरल कार्बन तो नहीं है, बाकी सब में तो अलग अलग चीज आ रही है। तो बाकी सारे अमीनो एसिड्स के पास कायरल कार्बन है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। इकलौता हमारा भाई ग्लाइसिन, जो मीठा मीठा ग्लाइकोज से बन रहा था, ग्रीक वर्ड से, ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। देखो अमीनो एसिड जो होता है ना नेचर में, ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डी में और एल में, ठीक है। लेकिन नेचर में ज्यादा एल फॉर्म देखी गई है। एल क्या है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं। देखो एल से क्या होता है, एल से होता है लेफ्ट। अगर NH2 मैं लगा दूंगी लेफ्ट साइड में, देखो ये मेरा राइट हैंड है, इससे मैं लिख रही हूँ, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अगर मैं लेफ्ट साइड में इधर NH2 लगा दूंगी, इधर भी लगा सकती थी मैं, अगर मैं इधर NH2 लगा दूंगी तो ये मेरे एल अमीनो एसिड्स हो जाएंगे, और नेचर में सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। देखो मैंने आपको अभी बताया था प्रोटीन्स के बारे में, कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन होती है एक माला, है ना, जो मोती से मिलके बनी है। और इसके मोती क्या है, इसके मोती हैं अमीनो एसिड, विच मीन्स मोनोमर क्या होता है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड अमीनो एसिड मिल मिलके पूरा क्या बना देते हैं, प्रोटीन। अब हम इस बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, ये बॉन्ड कौन सा है, कैसी माला है, कौन सा धागा है जिसमें हमने मोती डाले। तो ये माला का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, या बॉन्ड वर्ड को लिंकेज भी बोल देते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ध्यान से सुनना। हमको पता है कि अमीनो एसिड्स में एक एसिड ग्रुप भी होता है ना। देखो ये एक अमीनो एसिड है, एसिड ग्रुप और अमीन ग्रुप। ये एक अमीनो एसिड है, इसका एसिड ग्रुप और इसका अमीन ग्रुप। तो जब दो अमीनो एसिड्स आते हैं, और एसिड ग्रुप का तो OH और इसका H, आप दोनों का मिला के पानी पानी निकाल देते हो। क्या निकाल देते हो आप, पानी पानी निकाल देते हो। तब जो बॉन्ड बनता है ना, ये बच गया CONH, इसको मैं कह देती हूँ पेप्टाइड लिंकेज। समझ में आया, एसिड ग्रुप का OH लो, अमीन ग्रुप का H लो, और दोनों में से पानी पानी निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, CONH बन जाएगा। अब बहुत जगह पे वर्ड यूज होता है डाइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, ये क्या होता है। डाइपेप्टाइड का मतलब पता है, बहुत मिसनॉमर है, मतलब उल्टा सीधा नाम है। जैसे किसी का नाम हो शांति और वो बहुत ही बोलता हुआ इंसान, बहुत ही बोलती हुआ शांत हो, ऐसा कुछ हाल है इसका। डाइपेप्टाइड में बच्चे को लगता है कि दो पेप्टाइड लिंकेज होगी, जी नहीं। डाई का मतलब है दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। सोचो दो के बीच में कितनी बॉन्ड बनेगी, एक ही बनेगी ना। टेट्रापेप्टाइड का मतलब चार अमीनो एसिड, चार के बीच में कितनी पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगी, तीन बनेंगी ना। अब पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, जब आपके पास 10 से ज्यादा हो जाए ना, देखो 10 10 कर दिया, कितनी गलत बात है, 10 11, जब आपके पास 10 से ज्यादा अमीनो एसिड हो जाए ना, तब हम उसको कहेंगे ये पॉलीपेप्टाइड है। देखो लाइफ में सक्सेसफुल किसे कहते हैं, पहला जिसने बहुत पैसा कमाया, अंबानी टाइप लोग, बहुत लग्जरी, अपने ऊपर बहुत स्पेंड किया, अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया, पहले अमीर लोग वो। दूसरे अमीर लोग कौन है, दूसरे अमीर लोग वो होते हैं जो खुद सिंपल रहते हैं लेकिन सोसाइटी के लिए बहुत करते हैं, जैसे रतन टाटा, तो अमीर तो दोनों हैं। तो ऐसे ही दो तरह की चीजों को प्रोटीन बोला जाता है। पहली कंडीशन क्या है, कि ऐसी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन हो, लंबी, कितनी लंबी, 100 से ज्यादा अमीनो एसिड। मैंने कहा देखो तुम तब अमीर बनोगे जब तुम्हारे बैंक अकाउंट में 100 से ज्यादा अमीनो एसिड हो, 100 से ज्यादा अमीनो एसिड हो, और साथ साथ वजन क्या हो, 10,000 AMU, एटॉमिक मास यूनिट से ज्यादा हो। दो कंडीशन है, पहली चीज बैंक अकाउंट में कितना पैसा हो, बैंक अकाउंट में 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स हो, और दूसरा तुम बहुत मोटे हो। अब तुम में से कई लोग समझ रहे होगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, अमीर भी हो और मोटे भी हो, है ना। तो पहली चीज 100 से ज्यादा अमीनो एसिड हो, और तुम बहुत मोटे होने चाहिए, तुम्हारा वजन 10,000 U से ज्यादा होना चाहिए। देखो मोर देन लिखा है, 100 से ज्यादा अमीनो एसिड और 10,000 U से ज्यादा मोटे होने चाहिए, तब तुम्हें प्रोटीन बोलेंगे, अंबानी टाइप फैमिली, ठीक है। दूसरा कंडीशन, रतन टाटा टाइप लोग, जिनका पैसा शायद अंबानी जितना ना हो, लेकिन उनके पास एक वेल डिफाइंड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो, फंक्शन हो,
इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि एक स्पेसिफिक शेप हो जिसकी वजह से वो बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन करता हो, कुछ इंपॉर्टेंट काम करता हो, जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन के बैंक अकाउंट में 100 अमीनो एसिड्स नहीं है, 51 है। फिर भी मैं कहती हूँ कि देखो तुम भी प्रोटीन हो, क्योंकि तुम बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहे हो। तो देखो पहले यहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत होती है समझने में, तो उनके लिए यू का मतलब होता है अटोमिक मास यूनिट, है ना, डेल्टन। आप डीएनए वगैरह को यार किलोग्राम में नहीं नाप सकते, कम ऑन ग्रो अप, नहीं नाप सकते हम उसे, उसमें उन्हें नापते हम एएमयू के अंदर, डीएनए को, प्रोटीन को, ठीक है। एंड फिर जब मैं लिख देती हूँ ना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायो वाले बच्चों को भी बहुत आदत है इसको पढ़ने की, लेकिन उन्हें इसका मतलब नहीं पता होता क्लियर। देखो स्ट्रक्चर का मतलब है कि बहुत परफेक्ट 3D शेप है, और परफेक्ट शेप होने की वजह से वो एक परफेक्ट फंक्शन कर पा रहा है बॉडी के अंदर। अब बहुत हो गया प्रोटीन प्रोटीन, देखें ये प्रोटीन दिखता कैसे है। तो प्रोटीन की दो तरह की शेप हो सकती है, दो तरह के लोग होते हैं, एक पतले और एक मोटे, तो मोटू पतलू टाइप, ठीक है। अगर वो पतला है तो हम कहेंगे तुम तो फाइबर की तरह हो, बड़े पतले हो। और अगर कोई गोल गोल है, गोल गोल मोटू मोटू सा है, तो मैं कहूंगी कि तुम ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो, ठीक है। अब फाइब्रस प्रोटीन हमारे बालों में होता है। बाल कैसे होते हैं? लंबे पतले, तो लॉन्ग होता है, थिन होता है, साइड बाय साइड बिल्कुल बालों की तरह होता है, और हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड। मैं तुम्हें मैजिक दिखाती हूँ। तुम्हें पता है बालों में जैसे रबड़ बैंड डालते हैं, अगर मैं ऐसे इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होती है और डाइसल्फाइड, कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है। देखो ऐसे पतले पतले लंबे लंबे प्रोटीन, और उनको पकड़ के किसने रखा है? रबर बैंड किसने बनाई? इनको किसने बनाई? हाइड्रोजन बॉन्ड की मतलब जो रबर बैंड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है या डाइसल्फाइड बॉन्ड है। अब बाल ऐसा तो है नहीं कि तुम हेयर वॉश करने गए और तुम्हारे बाल पानी में ही घुल गए, वरना बहुत बुरा होता, फिर तो सब गंजे घूम रहे होते। तो ये इनसॉल्युबल होता है। एंड सब आजकल बहुत आता है, कैरेटिन शैम्पू है, कैरेटिन मास्क है। तो जो बालों का प्रोटीन होता है उसको कैरेटिन बोल देते हैं। वुल में होता है, सिल्क में होता है, मायोसिन मसल्स के अंदर होता है। अब आता है अपने गोलू गोलू प्रोटीन पे, है ना, मोटा अच्छे घर का, खाते पीते घर का प्रोटीन, ठीक है। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड होता है ना, पॉलीपेप्टाइड की तुम्हें पता है कि प्रोटीन बनाने के लिए 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स होने चाहिए। पॉली मतलब बहुत सारे, है ना, पेप्टाइड लिंकेज पाएंगे इसके अंदर। तो पॉलीपेप्टाइड जो चेन है ना, ये स्पेरिकल शेप में होती है ऐसे, और जी से मैं याद रखती हूँ, जी से ग्लोब्यूलर, जी से घुलता है, ये पानी के अंदर घुलता है, जैसे इंसुलिन हो गया और एल्ब्यूमिन हो गया। तो जी से गोल गोल, जी से घुलता है। देखो मैं तुम्हें कुछ ऐसा पढ़ाने वाली हूँ जिसमें मैं जब स्टूडेंट थी मैं बहुत स्ट्रगल करती थी, मतलब मुझे नहीं समझ में आता था। एक तरफ तो ये बता दिया कि प्रोटीन फाइब्रस है, ग्लोबुलर है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी, इन्हें लिंक कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आता। तो मैं आज तुम्हें बताने वाली हूँ, सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। मैंने तुम्हें कहा था कि प्रोटीन एक माला है, तो तुमने पहले माला बना दी, ठीक है। तुमने क्या बनाई? पहले एक माला बनाई, तो हमने ऐसे माला बनाई। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? मतलब प्राइमरी, पहले प्रोटीन मेरा ऐसे था, पहले ऐसे था मेरा प्रोटीन, ठीक है। अब सेकेंडरी में दो शेप बन सकती हैं। पहली हेलिक्स, हेलिक्स कैसे बनेगी? देखो अगर मैं ऐसे मोड़ू, फिर ऐसे मोड़ू, ऐसे कॉइल करती चली जाऊं ना, दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे मैंने हेलिक्स वाली शेप बना दी। और ये बीटा प्लेटेड क्या है? वो फैन बनाते हैं ना, पेपर फैन, ऐसे करते हैं पेपर फैन बनाने के लिए, है ना, ऐसे करते हैं। ये तो आर्ट वाली क्लास हो गई यार। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, एंड देखो ये बन गया पेपर फैन। तो ऐसे करके जो होता है ना, ये बीटा प्लेटेड फॉर्म है प्रोटीन की। देखो ये वाली फॉर्म ये है। और अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करके, ऐसे, और फिर ऐसे करके घुमाती चली जाऊंगी एक मैनर में, ठीक है, और इसको ऐसे ऐसे घुमाऊंगी, तो ये मेरे पास अल्फा हेलिक्स हो जाएगा, और ये मेरे पास बीटा प्लीटेड हो जाएगा। ये समझ में आता है? तो पहले तो ये ऐसा दिखता था, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, पहले ऐसा दिखता था। अब इसकी मर्जी, बड़े होके इसने ऐसे शेप ले ली, इसने ऐसे शेप ले ली। और जब ये पहले ऐसे था, मैंने कहा नहीं अभी और मुड़ो लो, और मुड़ो, और मुड़ो, और इसको बहुत बुरी तरह से और मोड़ दिया हमने, इसकी टाइट फोल्डिंग कर दी, तो ये बन गया फाइब्रस। याद रखना ये एक ही पेपर की बात हो रही है, मैंने अभी दूसरा कोई पेपर उठाया नहीं है। पहले बिल्कुल सीधा था, फिर मैंने इसको ऐसे अल्फा बना, फिर मैंने कहा और मुड़ो, और मुड़ो, तो ये बन गई ऐसे टाइट फोल्डिंग, ठीक है। और ये जो बीटा प्लीटेड वाला है, ये पहले ऐसे था। ऐसा हो सकता है कि आप इसको भी और करो, और करो, तो ये भी इस तरह से इसकी पैकेजिंग होती है। अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, सेकेंडरी में तो ये हो गया। अब बड़े होके हो सकता है कि ये फाइब्रस प्रोटीन की तरह हो जाए, ऐसे ऐसे, और मुड़ो, और मुड़ो, या इसका मन करा मैं नहीं, मैं तो ऐसे कचूमर बनूंगा, गोल गोल बनूंगा। बड़े होके ये मोटा हो गया, ये बड़े होके पतला रह सकता है, या ये मोटा हो सकता है, इसकी मर्जी। ये बड़े होके ऐसे पतला रह जाए फाइब्रस की तरह, या ये भी ऐसे मोटा हो जाए। तो ये समझ में आता है पहली चीज, कि सब ऐसे लीनियर चेन में होंगे। फिर पहले अल्फा, अल्फा बन सकती है शेप, चॉइस है इसके पास, अल्फा बन लो या ऐसे बीटा प्लीटेड बन लो, ठीक है। एंड टर्शरी में कुछ नहीं होता, शेप सेम रहती है, बस फोल्डिंग और ज्यादा हो जाती है। जैसे ये हेलिक्स था, इसका बिल्कुल कचूमर कर दिया मैंने यार, ये बिल्कुल हेलिक्स था ना ऐसे करके, तो मैंने कहा नहीं और हो,
और हेलिक्स और हेलिक्स। तो अगर ये सीधा सीधा फोल्ड होता है तो ये फाइब्रस है। इसने कहा नहीं, मैं ऐसे सीधा नहीं रहूंगा, मैं हेलिक्स तो बनूंगा, लेकिन मैं गोल गोल हेलिक्स बनूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, ग्लोबुलर। मतलब ये ऐसे भी फोल्ड हो सकता है, ये ऐसे भी फोल्ड हो सकता है। एंड बीटा प्लेटेड भी ऐसे सीधा सीधा रह सकता है या ऐसे रह सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये थी हमारी शेप और ये है हमारे स्ट्रक्चर। तो पहले प्राइमरी होता है, फिर ये बनेगा या ये वाली, दोनों में से कोई भी बनेगा। और अगर बहुत ये लंबा लंबा बन गई शेप तो मैं कहूंगी फाइब्रस है, और अगर ये गोल गोल बन जाए तो हम कहेंगे ये ग्लोबुलर है। अभी तक याद रखना, टर्शरी तक मामला सिंगल बट नॉट रेडी टू मिंगल। सब सिंगल सिंगल प्रोटीन, अभी एक की बात हो रही है यहाँ पे, कोई और नहीं लेकर आई। ऐसा हो सकता था कि मैं ऐसे करके एक और पेपर फैन जब ले आऊंगी ना, एक और ऐसे करके लाऊंगी, मैं कहूंगी अब इन दोनों, ये दोनों मिलके बनाएंगे कुछ। जब एक से ज्यादा हो जाएंगे, ऐसे दो, ये दो या दो से ज्यादा, तब ये क्वार्टरनरी हो जाएगा। क्वार्टरनरी में कुछ नहीं होता, आप दो अलग या तीन अलग या चार अलग लाओ, उन्हें साथ उनकी एक तरह से सभा करा दो, बिठा दो उन्हें एक साथ में, तो वो क्वार्टरनरी प्रोटीन हो जाएगा। समझ में आता है? पहले ये सिंगल होता है, इसकी मर्जी ये अल्फा फॉर्म ले ले, इसकी मर्जी ये बीटा प्लीटेड फॉर्म ले लेगा, ठीक है। एंड टर्शरी में कुछ नहीं होता, टर्शरी में और फोल्डिंग करनी है, और फोल्डिंग करते करते ये पतला हो गया तो ये बन गया फाइब्रस शेप हो गई इसकी, और फोल्डिंग करते करते यही मोटा हो गया आगे जाके, तो मैं कहूंगी पहले अल्फा हेलिक्स जो शेप है अब वो ग्लोबुलर हो चुका है। शेप की बात हो रही है, स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। मोटू पतलू रूल, अल्फा एंड बीटा प्लीटेड याद रखना, दोनों बड़े होकर या तो पतले बन सकते हैं, इसकी मर्जी बड़ा होकर पतला रह जाए, इसकी मर्जी बड़ा होकर मोटा हो जाए, क्या पता ये भी बड़ा होकर पतला रह जाए। कुछ लोग होते हैं बचपन में ही पतले, बड़े में ही पतले, और क्या पता मोटा हो जाए, तो ग्लोबुलर हो जाएगा। क्वार्टरनरी मैंने आपको समझा दिया, क्वार्टरनरी में सभा लगती है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन, दूसरा तीसरा चौथा, ये आके बैठ गए, टीम वर्क कर रहे हैं। जब दो या दो से ज्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर मिलकर काम करते हैं हम कहते हैं क्वार्टरनरी प्रोटीन, जैसे हीमोग्लोबिन होता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हर प्रोटीन के पास प्राइमरी स्ट्रक्चर तो होता ही है, प्राइमरी वो जो सीधी लाइन थी ना, ये तो होती ही होती है। इसमें से अधिकतर मोस्ट, बायो में ना हम ऑल वर्ड यूज नहीं करते, हम मोस्ट यूज कर लेंगे, जनरल यूज कर लेंगे ऐसे करके, क्योंकि एक आधे एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, किसी को बीमारी हो गई फिर क्या। तो इसमें से क्या होता है, इसमें से मोस्ट अधिकतर या तो अल्फा की शेप ले लेते हैं, मतलब सेकेंडरी बनते जरूर है। पहली क्लास पढ़ने के बाद दूसरी क्लास ज्यादा जरूर है प्रोटीन, फिर तीसरी भी जरूर जाता है, चौथी इसकी मर्जी है। हम कहते हैं बेटा बहुत पढ़ लिया, पहली में जरूर, पहली से दूसरी में जाएगा, मोस्ट जाएगा, ठीक है। दूसरी से तीसरी में भी जाएगा, क्योंकि जब तीसरी में पहुंचेगा तभी तो फंक्शन कर पाएगा। लेकिन जो ये टीम वर्क वाली चीज है ना, सभा बैठाना, इसमें मर्जी है, कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते। तो यहां लिखा हर प्रोटीन के पास प्राइमरी स्ट्रक्चर तो होता है, इसमें से जो मोस्ट है वो अल्फा या बीटा की शेप ले लेता है। अब यही जब आगे जाके और फोल्डिंग करते हैं तो ये टर्शरी बन जाते हैं, और ये फाइनल फंक्शनल शेप आ जाती है। टर्शरी प्रोटीन दो तरह की शेप में मिल सकता है, अगर पतला है तो फाइब्रस मिलेगा, और अगर मोटा है तो ग्लोबुलर मिल जाएगा। देखो मैंने तुम्हें बहुत रॉ फॉर्म में प्रोटीन बता दिया, लेकिन मैंने तुम्हें बॉन्ड्स नहीं बताई, अब हम पढ़ेंगे इनकी बॉन्ड्स। तो लॉजिक लगाओ, ये मेरे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे अमीनो एसिड है, मान लो ये कोई भी अमीनो एसिड 1 है, ये कभी कोई अमीनो एसिड 2 है। अगर मैंने सीक्वेंस बदल दिया ना, मान लो ये ग्लाइसिन है, ये लाइसिन है, ठीक है। अगर मैंने सीक्वेंस बदल दिया तो प्रोटीन बदल जाएगा। क्लियर है बात? इनके बीच में जो बॉन्ड होती है वो कौन सी होती है? पेप्टाइड लिंकेज, अभी पढ़कर आए हो तुम लोग, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अल्फा हेलिक्स जो होता है ये मोस्ट कॉमन, अगर देखा जाए ना सेकेंडरी में, इसमें और इसमें कौन सी शेप लेते हैं? मोस्ट कॉमन शेप हमारी ये वाली होती है। और ये कैसे होता है? ये राइट हैंडेड स्क्रू फॉर्म में हेलिक्स होता है, मतलब राइट हैंड की तरफ से इसको ऐसे ऐसे मोड़ा जाता है। अब देखो, जो पेप्टाइड बॉन्ड थी उसमें क्या आ रहा था? CO और NH के बीच में जो बॉन्ड आ रहा था, ठीक है ये। अब पता है क्या होगा? अब आगे जाके जो O है और H, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हो जाएगी। तो यहाँ पे पेप्टाइड, ये वाली पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, अभी देखना बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्लस H बॉन्ड भी आपको देखने को मिलेगी, मैं बताती हूँ कैसे। मान लो ये वाला है, इसमें ऐसे करके O आ रहा है, तो जो इसका O है ना, वो H और NH इनके साथ बॉन्ड बन रहा है। तो पेप्टाइड बॉन्ड तो था ही, CONH वाला बॉन्ड तो होता ही है, लेकिन साथ साथ जो ये O है इसके साथ बॉन्डिंग और करने लगेगा, और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन बॉन्ड और देखने को मिल जाएगा। और टर्शरी में बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, सुनो, पेप्टाइड, हाइड्रोजन, ये तो होते ही होते हैं। देखो यहाँ पे पेप्टाइड था, यहाँ हाइड्रोजन एक नया आया दूसरे में। टर्शरी में बहुत, तुमने देखा बहुत इंटेंस फोल्डिंग हो रही है। तो मैं कहती हूँ देखो, फोल्डिंग करना, बहुत टाइट फोल्डिंग करना, लेकिन थोड़ा विधि विधान से करना, है ना। किससे करना? विधि से करना, ये अपना निमोनिक है, विधि से याद रखना। तो यहाँ पर वैंडरवॉल, कौन से बॉन्ड देखने को मिलते हैं आपको? वैंडरवॉल देखने को मिलते हैं। एंड डी से आपको डाइसल्फाइड लिंकेज भी देखने को मिलती है, ये वाली बॉन्ड भी देखने को मिलेगी आपको इसमें। एंड H से आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलेंगे। एंड E से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा। तो समझ में आया इसमें कितनी सारी
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें कितनी सारी बॉन्ड्स हमें देखने को मिल रही है, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं याद रखती हूँ, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन, और इसमें वो तो मिलेंगी पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन। साथ साथ हम कहते हैं थोड़ा विधि विधान से फोल्डिंग करना, तो विधि वर्ड से याद रखिए, वी से वैन डर वाल, आई को इग्नोर कर देना, डी से डाइसल्फाइड, एच से हाइड्रोजन और ई से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चीज याद रखना, देखो तुम अपने आसपास एग्जाम्पल देखना, ठीक है। हम इंडियंस की थोड़ी सैड रियलिटी है, क्योंकि हमारे फूड में कार्ब्स ज्यादा होते हैं। तो हम इंडियंस में ऐसा होता है कि पहले सब पतले होते हैं बचपन में, एंड धीरे धीरे करके सब अधिकतर मोटे होते हैं। तो प्रोटीन भी कुछ ऐसा होता है, अधिकतर प्रोटीन पता है पतले होने की जगह बड़े होके क्या हो जाते हैं, मोटे, ग्लोबुलर। तो फाइब्रस से ज्यादा कौन सी शेप नेचर में ज्यादा मिलती है, ग्लोबुलर। भाई अब पढ़ते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो, तो जो मॉडल्स होती हैं, है ना, उनमें क्या होता है, उनको एक शेप में रहना होता है। अगर वो वेट गेन कर ले तो फिर उनको काम मिलना बंद हो जाता है। तो उनके लिए देखो शेप कितनी जरूरी है, ऐसी प्रोटीन के साथ है। इसको बेचारे को बहुत एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। इसको कह रहे हैं देख तू शेप में रहेगा ना तो फंक्शन कर पाएगा, तू शेप में नहीं करेगा हम तो कहेंगे तू खराब हो गया, यू गॉट डी नेचर्ड, आप डी नेचर हो गए। तो प्रोटीन का काम उसकी शेप पर डिपेंड करता है। जब तक शेप सही रहेगी प्रोटीन विल फंक्शन परफेक्टली, और अगर बाई चांस शेप बिगड़ गई तो अपना प्रोटीन का फंक्शन खत्म। हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो प्रोटीन होता है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। फिर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर दो तरह से शेप ले सकता है, इसकी मर्जी ऐसे राइट हैंड में अल्फा हेलिक्स हो जाए, या फिर इसकी मर्जी ऐसे करके क्या बन सकता था, बीटा प्लीटेड बन सकता था, है ना। ये पढ़ा था हमने। फिर इनकी और टाइट फोल्डिंग कर देते हैं ऐसे करके कि ये पतला रह गया तो फाइब्रस है, और अगर ये बिल्कुल ही गोलू 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 हो गया तो ग्लोबुलर है। डीनेचुरेशन में क्या होता है, ये शेप खत्म हो जाती है, खुल जाती है, अनकॉइल हो जाता है, ये खुल जाती है, और बचता है तो बस क्या बचता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो डीनेचुरेशन ये होता है, इस प्रोसेस में सेकेंडरी और टर्शरी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है। क्यों होता है डीनेचुरेशन, जब आप चेंज कर दो टेम्परेचर पे। आपने देखा है टमाटर अगर आप बाहर रखते हो गर्मियों में सड़ जाते हैं, क्यों, प्रोटीन खराब हो जाता है उसका। तो हम फ्रिज में रख देते हैं तो उसकी वजह से वो खराब नहीं होता। तो अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो टेम्परेचर चेंज कर दिया या पीएच चेंज कर दिया या कोई केमिकल चेंज ला दिया, तो उसकी वजह से डीनेचुरेशन हो जाएगा। और इसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन से बॉन्ड, क्योंकि आप तो कई सारे बॉन्ड पढ़कर आए हो। आपने प्राइमरी में पढ़ा है पेप्टाइड बॉन्ड, आपने इससे पढ़ा है पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें पेप्टाइड हाइड्रोजन तो होता ही है। फिर मैंने आपसे कहा था देखो टर्शरी, टी से टाइट फोल्डिंग ना जरा विधि विधान से करना, तो आपने इसके अंदर विधि पढ़ा है। तो कौन सी बॉन्ड है जो ज्यादा अफेक्ट होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाती है। डीनेचुरेशन में प्रोटीन का फिगर ही खराब हो गया, बेचारे ने इतनी मेहनत से ये शेप बनाई, ये शेप बनाई, ये शेप बनाई, ये, और क्या रह गई, बस प्राइमरी। तो सेकेंडरी और टर्शरी खराब हो जाती है। ऐसे होता है ना, कोई इंसान मोटा होता है तो उसका मोटापे में उसकी शेप खराब हो जाती है, लेकिन स्केलेटन थोड़ी टूटता है। तो स्केलेटन ये तो इंटैक्ट रहेगा, जैसा था वैसा रहेगा, बस शेप बिगड़ जाएगी। कहाँ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं डीनेचुरेशन के, देखो जब हम एग को बॉईल करते हैं तो बॉईल करने से पहले एग के अंदर योक होता है ना। बॉईल करने के बाद वो हार्ड हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन है हीट करने की वजह से, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से वो डीनेचर हो गया है। या फिर आप जब दही जमाते हो तो दूध कैसे मोटा मोटा सा हो जाता है, कर्ड बन जाती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर आपने केमिकल चेंज करा है। क्या करा है आपने उसके अंदर, आपने उसके अंदर पहले जावन डाला था, जावन को इनोकुलम बोल देते हैं, तो आपने एसिड डाला, पीएच चेंज कर दिया, तो वो, तो भाई देखो बॉइलिंग ऑफ एग, इसका तो डीनेचुरेशन हीट की वजह से हुआ है, टेम्परेचर की वजह से। इसका डीनेचुरेशन होता है एसिड की वजह से। तो चलो अब पढ़ते हैं एंजाइम। देखो बॉडी के अंदर अरबों खरबों रिएक्शंस होती है, एंड पता है रिएक्शंस ना इंटरलिंक्ड भी होती है। मतलब पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी में इस्तेमाल होगा, दूसरी का चौथी में इस्तेमाल होगा। अब सोचो अगर पहली रिएक्शन ही लेट हो जाए तो चौथी कैसे होगी, फिर तो लाइफ में गड़बड़ी हो जाएगी। तो हमें रिएक्शन फास्ट पेस पे चाहिए, तो उसके लिए हम एंजाइम यूज करते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, लाइफ पॉसिबल। मैं ऐसे ऐसे फील दिला दूंगी इसकी, सुनो। तुम्हें पता हमारी बॉडी जो होती है, देखो छोटे छोटे कितने सारे सेल होते हैं, है ना। हमारी बॉडी सेल सेल से मिलकर बनी होती है। तो जो सेल होता है, सेल के अंदर आप देखोगे क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। देखो सेल के अंदर क्या होता है, ये तो पता होता है मैथ्स वालों को भी, सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। अब सुनना, जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम में ऐसे करके धागा सा आ रहा है,
क्या आ रहा है, धागा, और धागे पे ऐसे कुछ गोल गोल भी लगे हुए हैं। जो ये धागा है ये है डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए, और जो ये गोल गोल है ये क्या है, प्रोटीन। तो मुझे समझ में आ गया कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है। अब सुनो, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, आई रिपीट, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, हम इसको कहते हैं जीन। किसी की जो आंखें का कलर होता है वो ब्लू होता है, क्यों, उसके मम्मी पापा या दादा दादी किसी की आंखें क्या रही होंगी, नीली रही होंगी, तो उसके जीन्स में है नीला रंग। या फिर आप कहते हो यार तू बहुत लंबा है, तेरी हाइट इतनी अच्छी है, क्यों, क्योंकि वो जेनेटिक है। तो जीन्स, तो डीएनए का छोटा सा हिस्सा, कि ये वाला हिस्सा तो देखो आई कलर देगा, ये वाला हिस्सा हाइट देगा, ये वाला हिस्सा स्किन कलर देगा। तो डीएनए का छोटा सा हिस्सा जो किसी चीज के लिए कोड करता है, किसी ट्रेट के लिए, ट्रेट मतलब आंखों का रंग, बालों का रंग, हाइट, उसको हम क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं। ठीक है, डीएनए को टाइटली पैक करो प्रोटीन के साथ, बस बन गया क्रोमोसोम। क्या हुआ, पहले आपने क्या देखा, सेल देखा, सेल के अंदर खोला, क्या मिला, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या लेटा हुआ था, एक्स जैसा स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए और प्रोटीन। तो बेसिकली क्रोमोसोम डीएनए को टाइटली प्रोटीन पर लिपटा लिपटा के बनाया गया है। अब हेरिडिटरी पढ़ लो, हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन करना कैरेक्टर्स का, कि मम्मी की आंखें नीली है तो बेटे की भी आंखें कैसी रहेंगी, नीली रहेंगी। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट, ये जो लेना देना हुआ है कैरेक्टर्स का, इसको हेरिडिटरी बोल देते हैं, पेरेंट से बच्चों तक। क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, एंड क्रोमोसोम किसका बना है, प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड। एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए और आरएनए, पर क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए का बनता है। यहाँ पे पढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो मैंने तुम्हें जैसे प्रोटीन पढ़ाया था ना, कि अमीनो एसिड की माला माला बन के क्या बन जाता है, प्रोटीन, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड, 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 न्यूक्लियोटाइड की माला बन के क्या बन जाता है हमारे पास, डीएनए या आरएनए। डीएनए में डबल डबल माला होती है और आरएनए में सिंगल माला होती है, पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है ना, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है ये। देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को याद करने में, तो तुम ना इस खरगोश को याद रखना। खरगोश कैसे, ये देखो, इसकी ऐसे आंखें बनाओ, प्यारी सी स्माइल बनाओ, इसके प्यारे प्यारे कान बनाओ, ऐसे करके इस खरगोश को बनाओ। बच्चों ने बनाते थे ना खरगोश। एंड सुनना जरा, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। मैं फालतू में ही ये हाथ नहीं बना रही, ऐसे हाथ ऊपर बनेंगे, इसके हाथ ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा ब्रोकली की तरह, और इसके पैर ऐसे, और इसके पैर ऐसे। तो जो ये खरगोश है ना, ये खरगोश बनाया, और ऊपर इस पे लगा दो नाइट्रोजिनस बेस, एक बेस पकड़ा दिया मैंने इसके एक हाथ में, और दूसरे हाथ में मैंने कुछ फॉस्फेट पकड़ा दिया। ये बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। आपने ये सीखा, अमीनो एसिड की चेन से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। न्यूक्लियोटाइड की चेन से क्या बनता है, डीएनए या आरएनए। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, कुछ नहीं भाई, खरगोश है, खरगोश, सच्ची कह रही हूं, खरगोश। खरगोश के एक हाथ में कोई बेस पकड़ा, तो अभी देखते हैं कौन सा बेस है, नाइट्रोजनस बेस, और दूसरे हाथ में कोई फॉस्फेट का ग्रुप दे दो, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा अपना न्यूक्लियोटाइड। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बना है, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, ये जो खरगोश है ये पेंटोज शुगर है, और नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस खरगोश के एक हाथ में, दूसरे हाथ में फॉस्फेट ग्रुप, और खरगोश क्या है, अपनी शुगर है। पेंटोज शुगर क्यों बोला, क्योंकि 5 कार्बन की शुगर है। अब ये दोनों पता है एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ना, इस बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, फॉस्फोडाइएस्टर। अभी 2 मिनट बाद समझ में आएगा, बस मैं ना चीजों को इंट्रोड्यूस करूं ताकि आपको अजीब ना लगे। और इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाम वाम सब याद हो जाएगा, बस अभी खरगोश याद रख लो, नहीं हो रहा तो खरगोश है, खरगोश के एक हाथ पे नाइट्रोजनस बेस, दूसरे हाथ पे फॉस्फेट, तो ये तीनों से मिलके क्या बना, अपना न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड की ऐसी चेन से क्या बन जाता है बताओ, डीएनए और आरएनए। कितना सिंपल। देखो, तो मैंने आपको ये बोला कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, न्यूक्लियोटाइड की चेन से क्या बनता है, डीएनए और आरएनए बनता है। और ये न्यूक्लियोटाइड खुद 3 चीजों से बना होता है। किससे बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप था, है ना, किसके हाथ में, अपने खरगोश के हाथ में। खरगोश अपना मीठू मीठू था, मीठा सा, तो शुगर, है ना, शुगर, खरगोश के हाथ में एक फॉस्फेट ग्रुप, और इधर क्या था, नाइट्रोजिनस बेस था। अब पहले ये शुगर पढ़ते हैं। ये शुगर डीएनए में अलग होती है और आरएनए में अलग होती है। आरएनए की शुगर ऐसी दिखती है। खरगोश बनाया, देखो मैंने खरगोश के ऐसे हाथ पैर क्यों बनाए थे, सुनना जरा ध्यान से। ये मेरे पास ऐसे करके खरगोश है मेरा। आरएनए की शुगर का नाम होता है बीटा डी राइबोस। अरे आर से आरएनए, आर से राइबोस वाली शुगर बन रही है। खरगोश के मैंने ऊपर हाथ बनवाए थे, पता है हाथ क्यों बनवाए थे, क्या होता है ना, बहुत क्विक तरीके से चीजों को याद रखना होता है। आप इतना नहीं कर सकते कि वहां बैठ के आप सोचोगे फिर लिखोगे, नहीं, आप खरगोश याद रखो, बहुत आसान है ये तरीका। खरगोश, खरगोश के हाथ थे ऊपर, बल्ले बल्ले कर रहा था खरगोश, ऐसे बल्ले बल्ले, हाथ ऊपर थे, तो जो हाथ है ना उधर ओएच लगाओ, इधर ओएच लगाओ। फिर जूते नीचे पहनते, पैर पैर ऐसे नीचे थे, तो यहाँ ओएच लगेगा, यहाँ ओएच लगेगा, बस ओएच के सामने एच, ओएच के सामने, पूरे चैप्टर में ये तो खेलता है, बन गया मेरा।
समझ में आया? बीटा डी राइबोज कैसे बना है? कुछ नहीं करना, खरगोश है, खरगोश के ऐसे बल्ले बल्ले कर रहा है, हाथ ऊपर है तो OH ऊपर, एंड पैर में जूते नीचे होता है ना तो OH नीचे, तो इसमें यहाँ पे H आएगा, यहाँ नीचे H आएगा, यहाँ H ऊपर आएगा। अब क्या याद रखेंगे? ठीक है, डन, सिंपली ऐसे याद रख लो। डीएनए क्या होता है? डीएनए बिल्कुल इसी से, ये बीटा डी राइबोज है, डीएनए की शुगर राइबोज के आगे लगा दो डीऑक्सी, डी मतलब हटा दिया, ऑक्सी मतलब क्या हटा दिया? ऑक्सीजन हटा दिया, किस पे हटा दिया? 2 पे, तो ये 1 कार्बन है, 2 वाले पे देखो OH आता था, OH का O हटा दोगे ना तो क्या बन जाएगा? ये डीएनए का शुगर बन जाएगा बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। मैंने आपको शुगर तो पढ़ा दी, अब मैं आपको नाइट्रोजिनस बेस पढ़ाती हूँ। ये क्या होता है सुनना जरा। नाइट्रोजिनस बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन और प्रिमिडीन। प्रिमिडीन देखो कितना बड़ा नाम है, नाम बड़े दर्शन छोटे, सिंपली एक रिंग वाला, कितने वाला? एक रिंग वाला। और प्यूरीन कौन से वाला होता है? 2 रिंग वाला प्यूरीन होता है। तो प्यूरीन हमारे पास 2 होता है, तो हम ऐसे कहते हैं AG, पूरी खा लो, A और G। एडेनिन और गुआनिन किस में आता है? प्यूरीन में। मैंने कहा प्यूरीन कौन कौन से होते हैं, नाम बताना प्यूरीन के, तो तुम कहोगे एडेनिन और गुआनिन। और क्यूट पायरिडीन, हम कहते हैं क्यूट का मतलब पायरी, प्यारी होता है, प्यारी, प्यारी क्यूट है, प्यारी या पायरिडीन हो गया। क्यूट में C से साइटोसिन, U से यूरेसिल, या फिर T से क्या हो जाएगा? थाइमीन हो जाएगा। तो प्यूरिन्स मेरे पास 2 होते हैं, AG पूरी खा लो, और इसमें क्यूट मतलब प्यारी 3 होता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। रिवीजन से करा दूं, मैंने पढ़ाया क्या? मैंने बोला देखो न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड मोती है, इसकी माला डीएनए होती है या आरएनए होता है, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, एक तो मेरा वो खरगोश था, याद है? खरगोश के एक हाथ में क्या आता है? यहाँ पे फॉस्फेट, और एक हाथ में क्या आता है? यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस 2 पढ़ लिया हमने, प्यूरीन और प्रिमिडीन। ये वही, नाम बड़े दर्शन छोटे, प्यारी क्यूट बोलते हैं या कट, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन, और प्यूरीन पूरी, AG पूरी खा लो, ठीक है। अब सुनना मेरी एक बात जरा ध्यान से, अगर ये तीनों दोस्त साथ बैठते हैं ना तो हम इन्हें कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इनको? न्यूक्लियोटाइड, बस ये टर्मिनोलॉजी है। और अगर इसके फॉस्फेट ग्रुप हटा दो ना, मतलब शुगर और नाइट्रोजनस बेस, बस अगर ये दोनों गेम में है तो हम कहेंगे ये तो न्यूक्लियोसाइड है। और अगर तीनों हो जाएंगे तो हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। टाइड में टी वर्ड आ रहा है ना, टी का मतलब 3, जब तीनों आ जाए, तीनों दोस्त, तीनों फ्रेंड, तो न्यूक्लियोटाइड। और अगर 2 हैं तो साइड में जाके बैठ जाते कि आज तो बस हम दोनों ही आए, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। आपको जरा न्यूक्लियोसाइड बनाना सिखा दूं। न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास शुगर होता है और बेस होता है। तो तुम्हें पहले क्या करना है, इस तरह से शुगर बनानी है। शुगर तुमने कुछ ऐसे बनाई थी, ठीक है, यहाँ OH लगा रहे थे, यहाँ OH बल्ले बल्ले कर रहा था, नीचे OH नीचे OH। अब क्या होता है, ये OH हट जाएगा क्योंकि इसके एक हाथ में क्या आ रहा था? बेस आ रहा था, यहाँ बेस लगा दो। इधर ये OH हट जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा OH का पूरा खानदान लगा दो, CH2OH। तो जब शुगर और बेस आता है तो हम इसको क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और जब तीनों आ जाएगा तो हम इसको बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, ये रिंग बनाई मैंने, आपको शुगर बनानी आनी चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं जब मैं पढ़ाती हूँ ना ये, तो वो कहते हैं कि आपने हमको यहाँ OH लगाना सिखाया ही क्यों? आपने क्यों हमको ये बल्ले बल्ले वाला स्ट्रक्चर सिखाया? क्यों सिखाया आपने OH, जब बाद में यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस आना था, बाद में ये OH ना रह के CH2H। यार देखो मैं आपको रिंग का स्ट्रक्चर तो सिखाऊंगी ही ना, जैसी रिंग होती है, जैसी शुगर होती है, शुगर का स्ट्रक्चर है ये। अभी ये शुगर प्लस बेस है तो ऐसे आ गया। अब यहाँ पे शुगर, बेस और साथ साथ फॉस्फेट है, तो बेस यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे CH2OH, ये मेरा शुगर हो गई। यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4, ये एसिड लगा दो। और सुनना, जब एसिड और अल्कोहल में से पानी निकाल देते हो ना तो जो बॉन्ड बनता है उसको एस्टर बॉन्ड बोल देते हैं। और यहाँ पे फॉस्फोरस ग्रुप है तो ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। मैंने अभी कहा था जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रही थी, मैंने ये पढ़ाया था, देखो मैंने यहाँ बोला था कि इनके बीच में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इनके बीच में फॉस्फो एस्टर, और याद करा दूंगी कि फॉस्फो एस्टर क्यों है। तो सुनो यहाँ पे क्या हुआ, शुगर और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड, तो जो शुगर का OH है ना, और जो मेरा एसिड है, तो जब एसिड और अल्कोहल से पानी निकालते हैं ना, ये केमिस्ट्री का नियम है, जब एसिड और अल्कोहल से पानी निकालते हैं तो यहाँ बॉन्ड कैसा बनता है? एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो जब एसिड और अल्कोहल में से पानी निकाल देंगे तो जो बॉन्ड बनेगा उसको एस्टर बॉन्ड बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस है तो ये हो जाएगा फॉस्फो एस्टर। एंड जब बेस और शुगर को जोड़ा जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा। ये एन ग्लाइकोसिडिक क्यों है? क्योंकि आप देखिए आपके नाइट्रोजनस बेस में क्या नाइट्रोजन नहीं आ रहा है, तो नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, इसलिए एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। को हमने यहाँ तक क्या सीखा? हमने ऐसे शुगर सीखी, एंड आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने, हाँ, मैं जब बल्ले बल्ले स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी
एक करेक्शन है, प्लीज उसको कर लेना। मैंने यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे सिखाया। यहाँ OH आता है, यहाँ OH आता है, यहाँ OH आता है, यहाँ भी OH आता है, लेकिन थोड़ा बड़ा OH विच इज CH2OH, ठीक है, ये याद रखना। तो मैंने आपको ऐसे करके शुगर का स्ट्रक्चर बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये हट के नाइट्रोजनस बेस आएगा। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप से जाके जुड़ेगा एंड तब यहाँ पे H और OH निकलेंगे और यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा। ये हमने सीख लिया। तो अब आप सोचोगे कि एक में तो एक न्यूक्लियोटाइड समझ में आया है हमें, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, सोचो कितनी देर से हम ये पढ़ रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसा दिखता है, उसकी बॉन्ड पढ़ रहे हैं, पर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है ये कब पढ़ेंगे, ये हम अब पढ़ेंगे। एक न्यूक्लियोटाइड, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कुछ इस तरह से जुड़ता है। ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, इसका देखो 3 वाला जो कार्बन है और इसका 5 वाला कार्बन है, इनके बीच में ऐसे करके बॉन्ड बनेगा। और क्योंकि ये बॉन्ड फिर से एसिड और अल्कोहल के बीच में पानी निकाल के बन रहा है, तो ये भी फॉस्फोएस्टर हो गया। तो एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहां होता है, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहां होता है, तभी हम कहते हैं इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। चैप्टर फिनिश होने वाला। अब सुनिए डीएनए क्या होता है। डीएनए में ऐसे करके 2 स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए डबल होता है एंड दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब अगर तुम्हें पता चला ना इस एक स्ट्रैंड पे क्या है, तो तुम अपने आप पता लगा सकते हो कि हमारे दूसरे स्ट्रैंड पर क्या है। अब मैं बताती हूँ कैसे। तुमने पढ़ा है ना कि हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो कितनी तरह के होते हैं, सुनो। एक तो प्यूरिन होता है, नाम इसका नाम छोटा है लेकिन ये डबल रिंग वाला है। एक प्रिमिडीन होता है, नाम बड़े दर्शन छोटे। इसमें क्या पढ़ा था, एजी पूरी खा लो, और ये क्या था, क्यूट को प्यारी कहते हैं, CUT वाला। अब सुनना क्या होता है, जो यूरेसिल होता है ना, यूरेसिल सिर्फ RNA में होता है, ठीक है। और जो थाइमीन होता है ना, जो थाइमीन होता है वो किस में होता है, वो डीएनए में होता है। डीएनए में ये RNA में यूरेसिल मिलेगा और डीएनए में थाइमीन मिलेगा। होता क्या है, ए अगर एक स्ट्रैंड पे ए लगा हुआ है तो ए के सामने आता है टी, एट से याद रख लो, एट ए के सामने आता है टी और इन दोनों के बीच में आती है 2 बॉन्ड। अगर कहीं पर जी लगाए, है ना, जी और सी तुम्हें कुछ कुछ एक जैसे नहीं लगते, सी से ही आगे जाके जी बनता है ना, तो ये इन दोनों की बॉन्डिंग होगी, तो जी के सामने क्या होगा, सी, और इनमें 3 बॉन्ड होती है। तो अगर यहाँ जी लगाए तो तुम पूछोगे कि यहाँ क्या है, तो मैं जवाब दे दूंगी देखो यहाँ सी लगाए। तो ये ऐसे करके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर तुम्हें एक स्टैंड पे पता चल जाए ना क्या है, दूसरी पे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ए पेयर करता है टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी पेयर करता है सी के साथ। और डीएनए पता है क्या करता है, ये स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो अगर मुझे किसी का डीएनए मिल जाए, मैंने वो इंसान नहीं देखा, तो हम पता लगा सकते हैं इसकी आंखें कौन से कलर की होंगी, इसको इसको कौन कौन सी बीमारियां होंगी, पहले से पता चल जाएगा। तो जितने वर्ल्ड लीडर्स होते हैं ना, ये लोग अगर कहीं पे डिनर पे जाते हैं किसी के साथ, तो मुझे लगता है इनके बॉडीगार्ड्स वगैरह ना तभी बर्तन वगैरह धुलवा देते होंगे अपने सामने, या खुद ही धो देते होंगे, ताकि इनका सलाइवा ना चिपका रह जाए ग्लास से। अगर किसी को इनका सलाइवा मिल गया तो उससे इनका डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और पता चल जाएगा कि भाई इस वर्ल्ड लीडर को तो ये वाली बीमारी है। एंड इनकी हर चीज को बड़ा ही छुपा के रखा जाता है। तो डीएनए से आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ये पूरा डेटा स्टोरेज है, पूरी इंफॉर्मेशन भरी हुई है इसके अंदर इंसान की। तो देखो हमने ये पढ़ा, डीएनए में ए के सामने टी, जी के सामने सी, ज्वाइन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ATGC होता है, डबल बॉन्ड होता है, साथ साथ डेटा स्टोर करता है। एक तरफ का पता चल जाए तो दूसरा अपने आप, देखो सोचो, जी के सामने क्या आएगा, सी कॉम्प्लीमेंट्री है, टी के सामने क्या आएगा, ए डबल बॉन्ड के साथ, सी के सामने क्या आएगा, जी कॉम्प्लीमेंट्री। इस तरह से डीएनए डन। अब पढ़ते हैं आरएनए। आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डबल स्टैंडर्ड था, अपना आरएनए सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कई बार ये अपने ऊपर ही फोल्ड हो के कुछ कुछ गोल गोल बन जाता है। इसमें AUGC, देखो दोनों में AGC तो होता है, बस डीएनए के अंदर टी होता है ना, और जो हमारा आरएनए है उसके अंदर यू होता है। रानू से याद रख लो, रानू कुछ कुछ लग रहा है, रानू रानू, ठीक है। और ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। मैं बताती हूँ, डीएनए और आरएनए मिलके काम करते हैं। तो डीएनए पता है क्या करता है, डीएनए इन्फॉर्मेशन रखता है कि देख तेरे को ना ऐसा प्रोटीन बनाना है जिससे आंखें नीली हो जाए, इस बच्चे की आंख नीली होनी चाहिए, ठीक है। तो आरएनए उस इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा। डीएनए ना ऐसे है जैसे फैक्ट्री का कोई मालिक है, मालिक कह रहा है अब से नीली आंखें बननी चाहिए, तो मालिक तो अपने कैबिन में रहेगा, तो आरएनए इससे इंफॉर्मेशन बाहर फैक्ट्री के वर्कर तक लेके जाएगा। आरएनए का ये काम होता है, ठीक है। तो आरएनए 3 तरह के होते हैं, MRT, कितना होगा, MRT, मिस्टर टी,
है ना। देखो MRT, तो M से मैसेंजर आरएनए, ये डीएनए यानी बॉस से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, ये वाला आरएनए कहेगा देखो बॉस कह रहे हैं अब से आंखें नीली आनी चाहिए, तो ये इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, है ना। आरएनए क्या करेगा, ये राइबोसोम बनाएगा, ये क्या बनाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम आगे प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, प्रोटीन ही तो सबकी रिक्वायरमेंट है। और टी क्या करेगा, टी टी वाला होता है ट्रांसफर वाला, ये क्या करता है, ये अमीनो एसिड को लाता है और सारे अमीनो एसिड की ऐसे चेन बना देता है, तो बेसिकली ये प्रोटीन बनाता है। तो डीएनए इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और आरएनए इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, मतलब डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, डीएनए कह रहा है देखो ये वाली आंखें बनेंगी, और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उससे प्रोटीन कौन बनाता है, आरएनए बनवाता है। फुल एंड है भाई, एनसीईआरटी ने ये दे रखा है, पर ये याद करने के लिए मैं आपको एक जरा कहानी सुनाती हूँ नायरा दीदी स्टाइल में, जिससे न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। देखो, डीएनए का केमिकल बेसिस है हेरिडिटरी, मतलब डीएनए अपने अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा और अपनी कॉपी बना सकता है, जैसे चिट्टी रोबोट, मतलब जैसे ये डीएनए है ना, सुनना जरा, ये मान लो कि किसी की कोई मम्मी है, मम्मी के अंदर ये डीएनए है, तो जब बेटी बनने वाली होगी ना, तो मम्मी के डीएनए ऐसे ऐसे अलग हो जाएंगे और एक डीएनए चला जाएगा ऐसे करके इन सेल्स में, फिर फादर का डीएनए मिलता है और ऐसे करके बच्चे का डीएनए कंप्लीट होता है। समझ में आती है बात। तो हाफ डीएनए मदर से और हाफ डीएनए फादर से। डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और ऐसे करके डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, जैसे चिट्टी रोबोट अपनी कॉपी बनाता है ना, ऐसे डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, और इस कॉपी बनाने को हम कहते हैं रेप्लिकेट कर रहा है, रेप्लिकेशन। तो डीएनए केमिकल बेसिस है हेरिडिटरी का, डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, फिर ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, बिल्कुल चिट्टी रोबोट की तरह अपने आप को रेप्लिकेशन कर सकता है, और सेल डिवीजन के टाइम पे ये डीएनए या ये इंफॉर्मेशन डॉटर के अंदर चली जाएगी। स्टोरी का दूसरा भाग सुनो। प्रोटीन बनाने के लिए मैसेज बॉस कौन था, डीएनए देता है, पर प्रोटीन बनता है आरएनए की हेल्प से। सुनो, बॉस बैठे थे फैक्ट्री में, बॉस ने कहा था, बॉस थे ये डीएनए, इन्होंने कहा था नीली आंखें, ये उनका ऑर्डर लेकर आए, तो कौन हेल्प करता है, आरएनए हेल्प करता है। एंड एमआरएनए ये मैसेज लेकर आएगा बॉस से, रेसिपी लेकर आएगा या मैसेज लेकर आएगा, बॉस ने वाली रेसिपी दिया, ये मैसेज दिया है, ठीक है, प्रोटीन बनाने का। आरआरएनए क्या करेगा, ये फैक्ट्री बनाएगा, फैक्ट्री वो जगह है जहां प्रोटीन बनेगा, और टीआरएनए क्या करेगा, ये उस फैक्ट्री के अंदर अमीनो एसिड जोड़ेगा। तो मुझे बहुत फनी लगता है, सुनो, आरएनए ये 3 भाई हैं, ठीक है। एमआरएनए बॉस से इंफॉर्मेशन लेकर आया कि बॉस कह रहे हैं नीली आंखें बनेंगी ऐसे ऐसे, ठीक है। आरआरएनए ने कहा रुक भाई, आर वाले ने बोला मैं अभी फैक्ट्री लगाता हूं, आर वाले ने फैक्ट्री लगा दी, बिल्कुल तान्या मित्तल की तरह, ठीक है। अब सुनना, टी वाला क्या करेगा, टी वाला इस फैक्ट्री का वर्कर है, ये बेचारा सबसे नीचे का है, तो MRT ये ऑर्डर है इन भाइयों में, सबसे ऊंचे लेवल का भाई ये सीधा बॉस से इसकी जान पहचान है, ये भाई तान्या मित्तल, ये भी अमीर है यार, फैक्ट्री लगाता है, ये बेचारा टी वाला ये फैक्ट्री का वर्कर है, भले ये टी से है, ये तान्या मित्तल होना चाहिए था, पर नहीं, ये राजकुमारी है ना, राजकुमार है ये। आर वाला ये कहता नहीं, फैक्ट्री मैं लगाऊंगा। टी वाला क्या करेगा, ये बेचारा वर्कर है, ये क्या करता है, अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के प्रोटीन बना देता है। सो डीएनए इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, रेप्लिकेट करता है, इंफॉर्मेशन को डॉटर तक पास करता है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए की सहायता से होती है। आरआरएनए राइबोसोम बनाता है, एमआरएनए मैसेज लेकर आता है, और टीआरएनए अमीनो एसिड्स को जोड़ता है। नमस्ते, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मैं आपका डीएनएफ ब्लॉग का भी लेक्चर जल्द ही लेकर आ रही हूँ, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं बोर्ड से पहले आपकी केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स डाल दूँ। थैंक यू।